तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आज के वेबिनार के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बता देता हूं। आज का वेबिनार हमारा होने वाला है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगभग लगभग इंडिया में सब कंपनीज के ऊपर लागू होता है, ठीक है। और मैं शॉक्ड हो जाता हूं कई बार के कितने सारे रूल्स जो हैं एम्प्लॉयर्स को, एचआर को पता नहीं रहते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता रहती है। कई बार एम्प्लॉयर सीटीसी का हिस्सा बना देते हैं जो बोनस होता है उसको, और एक फिक्स्ड सीटीसी देते रहते हैं कि भाई 8.33% के हिसाब से दे दिया, या लास्ट ईयर 10% के हिसाब से दिया, इस बार 12% के हिसाब से दे दो। कंपनी को ये नहीं पता होता कि कंपनी स्टार्ट करने के बाद कितने टाइम के ऊपर उनको बोनस देना है, अगर कंपनी लॉस में है तो बोनस देना है कि नहीं है, कौन सी सैलरी के एम्प्लॉइज तक को स्टैट्यूटरी बोनस देना है, और अगर उससे ज्यादा सैलरी हो जाती तो क्या उस ईयर में हम उस एम्प्लॉय को बोनस के लिए एक्सक्लूड कर सकते हैं। इन सारे ही सवालों के जवाब आज हमारे एमिनेंट गेस्ट आपको देने वाले हैं। तो आज के सेशन में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर RL सोनी, और मैं सर के बारे में आपको जितनी चीजें बताऊं ना, मतलब उतना ही कम है। सबसे पहले तो मैं अपना पर्सनल फीडबैक आपको देना चाहता हूं कि सर के मैंने वेबिनार अटेंड किए हैं, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर यू विल गेट, वन ऑफ द बेस्ट टीचर यू विल गेट। लेबर लॉस की इतनी सारी जानकारी है उन्हें, कोई भी आप लेबर लॉ का कोई भी एक्ट उठाए उसकी बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सरल भाषा में आपके साथ सिखाते हैं। सर के बारे में बात करूं तो सर प्रोबेबली हैज ऑल द डिग्रीज ऑन द अर्थ। ही इज MBA, ही इज LLB, ही हैज BSc, और बहुत लंबी एक लिस्ट हो जाएगी जब अगर मैं सर की डिग्रीज की बात करूं तो। ही हैज 40+ ईयर ऑफ कंसल्टिंग एक्सपीरियंस, और 350 से ज्यादा कंपनीज के रिटेनर पे हैं और वहां उनको लेबर लॉज कंप्लायंसेस में कंसल्ट करते हैं। ही हैज बीन अ ट्रेनर टू मेनी मेनी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने ICI के ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया है लेबर लॉज, उन्होंने CS को लेबर लॉ पढ़ाया है, CII को लेबर लॉ पढ़ाया है, इवन लेबर डिपार्टमेंट के लेबर ऑफिशियल्स को, कमिश्नर्स को भी लेबर लॉ सर पढ़ा चुके हैं। तो वी आर रियली फॉर्चुनेट कि आज वो हमारे साथ हैं और आज हम उनसे लेबर लॉज के बारे में, बोनस एक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, होप यू आर एज वेल। और मैं सर को आवाज दे रहा हूं मंच पर, और सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं। तो जस्ट अ मिनट, मैं सर को स्ट्रीम पर ऐड कर देता हूं। थैंक यू सो मच एंडी। सर, वेलकम टू लेबर लॉ एडवाइजर। So I will be speaking in Hindi and English, right, sir? रुषभ जी चलेगा चलेगा। तो जस्ट मैं अपने बहुत फ्रेंड लोग का इंग्लिश और हिंदी जानते हैं, दोनों मिक्स बोलूंगा। फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। सी ये जब ये एक्ट है उसके पहले भी मैनेजमेंट कंपनी के मालिक बोनस देते थे, मगर देयर वाज नो परसेंटेज, डिपेंड अपॉन रिलेशन। जिसका रिलेशन जो काम अच्छा करता था, रिलेशन अच्छा, उनको आगे पीछे यूनिफॉर्मिटी नहीं था। बट व्हेन दिस एक्ट हैज कम तो यूनिफॉर्मिटी आ गया, परसेंटेज का फिक्स हो गया। तो एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है एक्ट लाके। नाउ वी विल सी दैट टर्म बोनस। व्हाट इज द टर्म बोनस? द टर्म बोनस इज नॉट डिफाइंड इन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, उसमें बताया नहीं है, मगर मैंने थोड़ा उसके बारे में लिखा है। वेबस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी डिफाइन बोनस एज समथिंग given in addition to what is ordinarily received by or strictly due to the recipient. The Oxford Concise Dictionary defines it as something to the good into the bargain, and as an example, gratuity to workmen beyond their wages. And the purpose of payment of bonus is to bridge the gap between the wages paid and ideal of living wages. फ्रेंड, मुझे बताना चाहिए, मेरे अंडर में करीब 1 लाख से ज्यादा वर्कर स्टाफ मेरे अंडर में, मिस फ्रॉम अ क्लाइंट। इट इज माय एक्सपीरियंस इन आवर कंट्री, अपने भारत देश में रफली 60% जो हमारे स्टाफ है, कामगार भाई बहन है, उनका क्रॉस पगार 15-16 हजार से कम है, बिलो 15 and 16,000 रुपीज। सपोज इनके परिवार में 1 कि 2 बच्चे होंगे, उनको एजुकेशन का होगा, तो 15-16 हजार खींच के महीना पूरा करते हैं। दैट इज माय एक्सपीरियंस। तो जब भी ये बोनस का समय आता है, आपको मालूम है, शायद दुर्गा पूजा, दिवाली, गणेश पूजा, वो टाइम आता है, तभी जिसका कुछ पैसा बोरो किया होगा तो उनको दे देते हैं और साल का हिसाब फिटूस हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत कुछ देखा है।
तो बोनस एक सपोर्ट हो जाता है उनको। फ्रेंड्स, बोनस का ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बोनस? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 गिव्स द एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयर, बिकॉज ये बोनस उनको कानूनी हक दिया है, तो ज्यादा प्रॉफिट कंपनी करेगी तो उनको ज्यादा बोनस मिलेगा। मैक्सिमम आपको मालूम है ज्यादा से ज्यादा 20% मिलता है, वो आप आगे की स्लाइड में देखेंगे। मगर उनको हक मिलता है कि कामगार भाई बहन उनको वो काम करते हैं, कंपनी कमाती है, हमारी मेहनत से कमाती है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट, उनका भी ब्रेन है, तो उसमें भी जितना प्रॉफिट ज्यादा इतना परसेंटेज ज्यादा, दैट इज मैक्सिमम अप टू 20%। वी विल सी दैट prior to the enactment of the act, some employee sued to get bonus, but that was also if their employers were pleased to pay the same. जब ये एक्ट नहीं आया था तो किसको बोनस मिलता था? कोई अच्छा काम करता है, मैनेजमेंट की नजर में बरोबर नहीं तो उसको बोनस नहीं मिलता था, तो केसेस करते थे मैनेजमेंट के सामने, उनको मिला मुझे नहीं मिला, ऐसा देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन होता था। मगर ये एक्ट आया तो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो गई। To maintain peace and harmony between labor and capital, employees and employers, by allowing the employees to share in the prosperity of the establishment. ये बोनस एक्ट ने पीस, एक प्यार, शांति बना दी। इसमें एम्प्लॉय मालिक और कामगार के बीच में एक संयोग बना दिया कि भाई अभी सबको यूनिफॉर्म परसेंटेज ऑफ बोनस मिलेगा। Now POB means Payment of Bonus Act 1965. किसको एप्लीकेबल है फ्रेंड? एवरी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर द सेक्शन 213। और एस्टेब्लिशमेंट कौन से है? ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 13। उसकी डेफिनेशन हम पीछे देख रहे हैं। एम्प्लॉय, कामगार, स्टाफ अंडर सेक्शन 213 क्या है? एम्प्लॉय मीन्स एवरी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस। फ्रेंड्स, अप्रेंटिस को बोनस नहीं मिलता है। फॉर ए सैलरी अप टू 21,000 पर मंथ, जिनका बेसिक प्लस डीए पर मंथ, आपका ग्रॉस सैलरी 30-40,000 होगा, मगर बेसिक प्लस डीए 21,000 कि उससे कम होगा 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, अप टू 21,000 होगा तो कानूनी उनको बोनस मिलना चाहिए। दैट पर्सन में भी स्किल्ड होंगे, अनस्किल्ड होंगे, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट पर्सन में भी क्लर्क, मैनुअल, मैनेजरियल वर्क, इन सभी को बोनस मिलता है। वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लॉयड, तो भी बोनस इनको राइटिंग में होगा, एम्प्लॉयड होगा तो भी कानून से मौखिक होगा तो भी बोनस मिलता है। नाउ एस्टैब्लिशमेंट का डेफिनेशन अंडर सेक्शन 13 में क्या है? डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग एंड ब्रांचेस, वेदर सिचुएटेड इन द सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेस। पहले मैं पढ़ता हूं, then I will explain you. Under section 3 said that department, undertaking and branches will be considered as a part of the same establishment provided they have a common profit and loss account and balance sheet. However, their location is irrelevant. Suppose मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सब डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, ब्रांचेस सब बोनस एक्ट में कवर हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज कोई ट्रेडिंग कंपनी है, मुंबई में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एकदम एक्सेलेंट है, दिल्ली में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, मीन्स उनके एम्प्लॉइज का, और बेंगलोर में थोड़ा फर्दर कम है, तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं सोच सकता है कि मुंबई में मैं 20% बोनस दूं, दिल्ली में 15% दूं और बेंगलोर में 8.33% दूं। नो, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही होएगा, बैलेंस शीट एक होएगा, तो परसेंटेज ऑफ बोनस यूनिफॉर्म एक ही रहेगा। सपोज 10% सबको है तो पूरा सबको 10, 15 तो सबको 15, मुंबई वाला होगा, दिल्ली वाला होगा, बेंगलोर, सबको एक ही परसेंटेज शुड बी यूनिफॉर्म। लोकेशन इज इररिलेवेंट, कहाँ भी है पूरे भारतवर्ष में कहाँ भी होगा परसेंटेज, बिकॉज उनकी एक कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड बैलेंस शीट एक है। अभी फ्रेंड्स, ये कानून किसको एप्लीकेबल है? एवरी फैक्ट्री, सभी फैक्ट्री, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल टू पूरे भारतवर्ष में ये कानून एप्लीकेबल है। एवरी फैक्ट्री, एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वहां 20 से ज्यादा एम्प्लॉय होगा, उनको कानून एप्लीकेबल है। एंड फिर से इन केस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट एंड कर्नाटका स्टेट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोनस इज 10 एम्प्लॉइज, 10 पर्सन, वहां
स्टेट गवर्नमेंट ने उसका 20 के बदले 10 के ऊपर कर दिया है, तो कोई भी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में ऑफिस होएगी, दुकान होएगी, फैक्ट्री होएगी, 10 एम्प्लॉय रहेंगे तो उनको बोनस का कानून लागू हो जाएगा। The appropriate government can have power to apply this act to any establishment employing less than 20 but not less than 10%. जो गवर्नमेंट के पास पावर है, सत्ता है, तो 20 का कम कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, बस 10 से कम नहीं कर सकते। तो ये तीनों गवर्नमेंट ने कामगारों की फेवर के लिए 20 का 10 की एप्लीकेबिलिटी कर दी, और एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाइड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी नोटिफाई करेगा उनको भी एप्लीकेबल है। और इसके बारे में मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र में बोनस का कानून 11 अप्रैल 1984, 11 अप्रैल 1984 से 10 एम्प्लॉय के ऊपर। सो गवर्नमेंट इज सो लिबरल लीनियंट टू सपोर्ट द वर्किंग क्लास, उनको वर्किंग क्लास को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा है वंस कवर्ड ऑलवेज कवर इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वो बहुत बड़ी बात है। इन केस ऑफ बोनस, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई, मैं आपको खाली आज तो बोनस के बारे में बताता हूँ। बोनस, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि एक टाइम बोनस का कानून हो कंपनी को, हो ऑफिस को, हो फैक्ट्री को लागू हो गया, तो बाद में जब तक कंपनी चालू रहेगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो गए, 20 से 10 से कम हो गए, 2 हो गए, 3 हो, 1 रहेगा, तभी भी ये कानून लागू रहेगा। एक एम्प्लॉय होगा तो भी। तो वंस कवर्ड ऑलवेज का एक टाइम कानून लागू हो गया तो निकलेगा, जब तक कंपनी परमानेंटली टोटल बंद होगी। और जो एम्प्लॉय एक लिमिट में आते हैं तो उनको ये बोनस देना पड़ेगा। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। दिस इज जस्ट लाइक ए हिंदू मैरिज। अपने हिंदुओं में जो शादी करते हैं ना, तो ऐसा ये शादी रहता है कि एक टाइम शादी किया तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट डाइवर्स। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, कभी खुशी कभी गम, जुदा न होंगे हम। सो प्लीज रिमेंबर, बोनस, ग्रेचुटी, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, वंस कवर्ड एक टाइम लागू हुआ तो जब तक कंपनी रहेगी, एक आदमी रहेगा, एक स्टाफ रहेगा, तो भी एक कानून चालू रहेगा। वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड, प्लीज रिमेंबर दैट। अभी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज को भी बोनस मिलेगा, मगर सरकार ने एक कानून में कुछ कंडीशन रखी है। जो 20% जो ग्रॉस प्रॉफिट का होगा इनका इनकम से, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, स्पेसिफिक एप्लीकेबल फॉर द पब्लिक सेक्टर, सेक्शन 216 में बताया गया है। इफ एन अकाउंटिंग ईयर एन एस्टेब्लिशमेंट इन अ पब्लिक सेक्टर सेल्स, पब्लिक सेक्टर माल बेचता है, एनी गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग और रेंडर एनी टाइप ऑफ सर्विसेज, कोई सर्विस देते हैं, इन कॉम्पिटिशन विद द प्राइवेट एस्टब, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट के साथ कंपटीशन हरीफाई करती है। एंड इफ पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट इन अकाउंटिंग ईयर मेक्स प्रॉफिट नॉट लेस देन 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम, पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है जो 20% जो ग्रॉस इनकम का 20% से ज्यादा प्रॉफिट करेगी, देन बोनस इज पेएबल टू द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज। तो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए कंडीशन डाली गई है, कम से कम जो ग्रॉस इनकम का 20% और इससे ज्यादा प्रॉफिट करेगी, तो कोई भी प्रोडक्शन में होगा, मैन्युफैक्चरिंग में, कोई सर्विसेज में होगा, तो ही पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज को बोनस मिलेगा। अभी कौन से सैलरी वेजेस के ऊपर बोनस दिया जाना चाहिए? ओनली 2 कंपोनेंट्स, सिर्फ 2। एक बेसिक सैलरी है और डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता बोलते हैं। मैंने देखा है कई कंपनी में दोनों साथ में बता देते हैं, एक ही फिगर बताते हैं, बेसिक और डियरनेस अलाउंस साथ में बता, दैट इज ऑल्सो वैलिड, तो उसके ऊपर बोनस मिलेगा। ओनली 2 कंपोनेंट्स। कंडीशन अंडर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नंबर 1 देखिए, एन एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर सेक्शन 213 whose salary is up to 21,000 बेसिक प्लस डीए पर मंथ। पहला कंडीशन अपना, जो कंपनी में 20 की 10 का जो है वो कंपनी को बोनस का कानून लागू होना चाहिए। लागू हो गया। अभी बाद में, अभी एम्प्लॉयज के लिए, कामगारों के लिए, स्टाफ के लिए, तो जो कामगार स्टाफ मेंबर का पगार 21,000 की उससे कम होएगा मंथली, बेसिक प्लस डीए, तो उनका एंटाइटलमेंट है, फर्स्ट कंडीशन।
ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 1(3), जो 10 के 20 का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है जो कंपनी को लागू होगा, विल बी एलिजिबल फॉर बोनस ओनली इफ, नंबर 4 देखिए अभी, he has worked in an establishment for minimum 30 days in an accounting year. Accounting year 1st April to 31st March of following year, उनको 30 दिन का कम से कम पगार मिला होगा तो दे आर एंटाइटल फॉर द बोनस। सो दो ही कंडीशन है, पहला 21,000 21,000 की उससे कम पगार, सेकंड आइटम में पूरे साल में कम से कम उनको 30 दिन का पगार मिलना चाहिए, तो हुआ तो देन that concerned employees are entitled for the bonus. Now 30 days कैसा है उसका, computation of 30 working days for the eligibility of the bonus. 30 दिन कैसे गिने जाते हैं, कौन से गिने जाते हैं? Section 14 state that the following days are deemed as a working days. ये बता रहा हूं वो प्रेजेंट है, 30 दिन के अंदर गिने जाते हैं, laid off under any law applicable to the establishment. ले ऑफ कभी दिया जाता है, इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताया गया है कि समटाइम्स शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी और नेचुरल कैलामिटी होते हैं, तो मैं कंपनी मेरी फैक्ट्री नहीं रन कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास कुछ नहीं है, तो एम्प्लॉयज आते हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं, उनका कुछ एक कानून के हिसाब से 50% सैलरी मिलती है, 50% पगार मिलता है, तो वो दिन उनका प्रेजेंट हाजिरी माना जाता है, प्रेजेंट माना जाता है। सेकंड है लीव विद सैलरी और वेजेस। सपोज कोई लीव जमा है तो एक्यूमुलेट लीव एंजॉय कर रहा है 15 दिन 20 दिन, वो भी काउंट होता है प्रेजेंट, बिकॉज ही इज नॉट ऑन द लॉस ऑफ पे, एब्सेंट नहीं है, तो वो दिन भी काउंट होएगा 30 डेज में प्रेजेंट। एब्सेंट ड्यू टू द टेम्पररी डिसर्वेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इंजरी, काम पे वो एम्प्लॉय कुछ एक्सीडेंट हो गया, ड्यूटी आवर्स में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो जितना दिन हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लेगा, घर में रहेगा, जब तक काम पे नहीं रहेगा, तो सभी दिन प्रेजेंट गिने जाएंगे, प्रेजेंट, बिकॉज ही वाज ऑन ड्यूटी पे थे और उनको ये एक्सीडेंट हुआ है। एंड ऑन मैटरनिटी लीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ऑन मैटरनिटी लीव, इसका जो भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो मैटरनिटी लीव पे रहती है, उनका भी जो आज का आपको मालूम है कि टोटल 26 वीक्स मिलते हैं मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट के अंदर, तो वो भी उनका प्रेजेंट गिना जाता है, बहने माताएं जो भी हो गए। और ये कानून के अंदर आपको मालूम होगा एडिशनल 1 मंथ भी मिलता है 26 वीक के बाद। सपोज अटेंडिंग डॉक्टर विल सर्टिफाई दैट मैडम इज नॉट फिट टू रिज्यूम नॉर्मल ड्यूटी, देन डॉक्टर विल 5 10 15 20 25 मैक्सिमम एडिशनल 30 डेज और भी मिल सकता है आफ्टर 26 वीक्स। एलिजिबिलिटी, एवरी एम्प्लॉय, जो भी कामगार, drawing salary or wages up to 21,000 basic plus DA per month under section 221, and second condition is has worked for a minimum period of 30 days in accounting year is entitled to get bonus. 30 days work में 30 दिन का पगार मिलना चाहिए 1 अप्रैल से फॉलोइंग ईयर्स का 31 मार्च के अंदर। एंड सेकंड दो ही कंडीशन है, 21 से का और उनसे कम पगार, और ये entitlement as above is irrespective of his designation. That person may be the manager होंगे, और accountant होंगे, clerk होंगे, प्रोबेशनर होंगे, पार्ट टाइम होंगे, कैजुअल होंगे, सीजनल एम्प्लॉय होंगे, तो भी नहीं तो हम लोग का क्या समझ, अरे ये तो टेम्पररी था, 3 महीना काम किया, उसको क्या बोनस देना था, नहीं। इफ इज क्वालिफाइंग फॉर दिस कंडीशन, आपको उनको बोनस देना, वो चला जाएगा, तो जब भी आप बोनस देते हैं तभी उनको सामने से मेल भेजो, रजिस्टर्ड लेटर भेज के भी आपको इंटीमेट करके आपको बोनस देना पड़ेगा, और यू कैन ट्रांसफर दिस मनी टू हिज अकाउंट। Which salary wages components are not counted for the bonus? कौन से सैलरी वेजेस के जो कंपोनेंट है बोनस में काउंट नहीं होते, ये सभी बोनस के लिए क्वालिफाइड नहीं है, उनका नाम बताता हूँ। अदर अलाउंसेस सच एज ओवर टाइम हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, traveling allowance, contribution to the provident fund, retirement compensation, retirement benefits, ex gratia payment, gratuity और commission, ये किसी के ऊपर भी बोनस नहीं मिलता है। These all factors are components are excluded under section 221 of the act. पेमेंट ऑफ बोनस से एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया 2015 में।
31 दिसंबर 2015 को भारत के राष्ट्रपति जी ने जो कानून उनके ऊपर सही की, सिग्नेचर की, मोहर लगाई, तो तभी से वो कानून बन गया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अमेंडमेंट 2015। इसमें क्या हुआ, द अमेंडमेंट है वो इंक्रीज द वेज थ्रेशोल्ड। अमेंडमेंट ने जो पहले की जो लिमिट थी कि बोनस 10,000 के ऊपर मिलना बेसिक प्लस डीए पर मंथ था, उसके बदले 21,000 किया गया बेसिक प्लस डीए पर मंथ। जिसका पगार 10,000 के बदले 21,000 पर मंथ होएगा उनको सभी, और उससे कम होएगा उन सभी को बोनस मिलेगा। एडिशनली द वेज सीलिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस हैज बीन इंक्रीज अर्लियर, जो 3,500 रुपये थे मंथली, उसका हो गया 7,000 रुपया, कम से कम 7,000 रुपया बेसिक प्लस डीए पर मंथ। और मिनिमम वेजेस वो नया ऐड किया गया है, मिनिमम वेजेस ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट विच एवर इज मोर। मैं आपको केस स्टडी भी बताऊंगा। तो इस सब 7,000 से ज्यादा मिनिमम वेजेस ज्यादा होगा तो वो 8,000, 9,000, 10, 12,000, तो उसके ऊपर बोनस देना पड़ेगा। उसके हम केस स्टडी कर देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ बोनस बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति जी ने सही की 31 दिसंबर को, कानून 1 जनवरी 2016 को आया, मगर एक कानून में ऐसा लिखा था कि बैक डेटेड जूनी तारीख में आपको बोनस देना पड़ेगा। 1 साल पुराना कानून इफेक्टिव आया 1 अप्रैल 2014 से। तो बहुत जो बिग एम्प्लॉयर्स है, जैसे हमने ऑलरेडी इनकम टैक्स में वी ऑलरेडी फाइल बैलेंस शीट, एवरीथिंग इज डन, सम प्रॉफिट एंड लॉस सब हो गया, अभी आप बोलते हैं कि जूनी तारीख से बोनस दो, तो एवरीथिंग थिंग विल बी चेंज। हमारा बैलेंस शीट बदली हो जाएगा, प्रॉफिट बदली होगा, सब सिनेरियो चेंज होगा। अपने देश की मैक्सिमम राज्यों की हाई कोर्ट में बिग एम्प्लॉयर्स दे हैव फाइल्ड द रिट पिटीशन अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बोनस के बारे में कि सर हमने ये रिट पिटीशन में बताया, हमने सब कुछ कर दिया और आप बोलते हैं अभी 1 साल पहले का बोनस देना। इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। मेरे पास लिस्ट है तारीख डेट के साथ में, जो जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया उनके तारीख के साथ में। मुंबई की, भारत की सभी हाई कोर्ट ने स्टे दिया कि नहीं जूनी तारीख में आप मत दो, बिकॉज पूरा सब चेंज, ढांचा चेंज हो जाता है, बैलेंस शीट चेंज होता है, काम बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंगली स्टे मिला पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में जो जो एम्प्लॉयर ने अप्लाई किया। और ये देख के लेबर कमिश्नर ऑफिस ऑफ ऑल द स्टेट, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया कि जूनी तारीख में आप 1 साल का आगे का रिवाइज करके बोनस दो। तो दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, वो भी चुप रहे। एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी और वेजेस नॉट एक्सीडिंग 7,000 बेसिक प्लस डीए पर मंथ एंटाइटल्ड टू गेट बोनस ऑन द एंटायर सैलरी। ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए, पार्ट टाइम में कोई आपके यहाँ के काम करते ही होंगे, कोई वीक में 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, तो उनका तनख्वाह जो भी है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, ऐसा तनख्वाह बहुत कम रहता है। मैक्सिमम 7,000 तक रहता है, ऐसा जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो उनको बोनस 7,000 तक होगा तो पूरे अमाउंट पे बोनस दिया जाएगा। दिस पीपल आर पार्ट टाइम एम्प्लॉय। नाउ फुल टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम भारतवर्ष में 8 घंटा ड्यूटी किया तो पूरा दिन भर गया, ऐसा है। सो दिस पीपल आर फुल टाइम एम्प्लॉय। Employee drawing salary or wages between 7,001 basic plus DA per month and 21,000 basic plus DA per month, bonus payable to him to be calculated as if salary is 7,000 basic plus DA per month or minimum wages। मीनिंग ऐसा है कि जिसका पगार, मंथली पगार बेसिक प्लस डीए 7,001 से 21,000 तक होएगा, इसके अंदर होएगा और 21,000 तक होएगा, तो उनको बोनस जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है हर 6 महीने मोस्टली सभी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है मिनिमम वेजेस, तो 7,000 से ज्यादा मिनिमम वेजेस होगा तो उसके ऊपर बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपन केस स्टडी करेंगे। एन एम्प्लॉय whose salary or wages exceeding rupees 21,000 basic plus DA per month not enter। जो कामगार, जो मेंबर, स्टाफ मेंबर जिसका बेसिक प्लस डीए 21,000 से ज्यादा है, 22,000 है, 25 है, 30 है, 32 है बेसिक प्लस, तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द बोनस। वो कानून के हिसाब से बोनस के लिए एंटाइटलमेंट नहीं है। मैनेजमेंट को देना है तो दे कैन गिव एक्स ग्रेशिया पेमेंट। दैट एक्स ग्रेशिया मींस
मालिक की इच्छा की बात है, मर्जी की बात है, ना भी बोले। नाउ बोनस कैलकुलेशन केस स्टडी वी आर डूइंग। बोनस सैलरी सिंह जो कानून में लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ₹7,000 बेसिक प्लस डीए और मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल टू द रिस्पेक्टिव शेड्यूल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट विच एवर इज मोर। सी, जो गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस डिक्लेयर करती है तो सब नेचर ऑफ शेड्यूल है उसके ऊपर से बोनस डिक्लेयर करते हैं मिनिमम वेजेस। कोई शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का, कोई गारमेंट होएगा, कोई मेडिकल इंडस्ट्री होएगा, कोई इंजीनियरिंग यूनिट का, सबका मिनिमम वेजेस डिफरेंस रहता है। तो इसके हिसाब से वो डिस्प्ले डिसाइड करते हैं। 7,000 किससे ज्यादा होएगा मिनिमम वेजेस तो उसके ऊपर देने का है। नाउ भैया हम 4 केस स्टडी देखते हैं। ये केस स्टडी समझ गए तो आप बोनस एक्ट 80% समझ गए, जस्ट लाइक कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा हो जाएगा। अभी केस स्टडी नंबर 1, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बेसिक प्लस डीए पर मंथ इज 25,000, 25,000 रुपया है महीने का तनख्वाह बेसिक प्लस डीए। और जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मिनिमम वेज है 9,000 रुपया, बट ही इज नॉट एंटाइटल फॉर द बोनस बिकॉज वो सीलिंग से कम है। जो 21,000 की सीलिंग से ज्यादा पगार है तो ये कामगार भाई की बहन को बोनस नहीं मिलेगा। सपोज आपके जैसा कोई अच्छा मैनेजमेंट का बोनस देना चाहते हैं तो उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट दे सकते हैं पर बोनस नहीं। केस स्टडी नंबर 2, बेसिक प्लस डीए 19,000 है, मिनिमम वेजेस 10,000 है जो शेड्यूल इंडस्ट्री में काम करते हैं। कानून के हिसाब से बोनस 10,000 पे दिया जाएगा, 19,000 नहीं। अपने भारतवर्ष में मैंने देखा है, इवन माय क्लाइंट आल्सो दे आर पेइंग बोनस ऑन द 19,000, 19,000 के ऊपर देते हैं। नो डाउट हमारे लेबर कमिश्नर की ऑफिस खुश है क्यों कानून से ज्यादा बोनस देते हैं, इसके लिए खुश है। मगर कानून के हिसाब से आप जाएंगे तो बोनस 10,000 के ऊपर दिया जाएगा बिकॉज दो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मिनिमम वेजेस हो है, आप 19 के ऊपर देते हैं। मैंने देखा है भारतवर्ष में मैक्सिमम कंपनी 19,000 के ऊपर देते हैं, मगर कानून से हिसाब जाएंगे तो जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मिनिमम वेजेस 10,000 है तो 10,000 के ऊपर देना है। केस स्टडी मैंने सब ट्रिकी बनाया है केस स्टडी ताकि आपको ज्यादा दिमाग में बैठ जाए। केस स्टडी नंबर 3, बेसिक प्लस डीए पर मंथ 6,500, मिनिमम वेजेस ऑफ दैट इंडस्ट्री इज 9,500। आप और मैं जानते हैं कि वो मिनिमम वेजेस का वायलेशन है, मिनिमम वेजेस का पालन नहीं कर रहे हैं, वो अभी हम नहीं देखेंगे, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट उसका संभाल लेगा। तो उनको बोनस पगार 6,500 मगर उनको बोनस 9,500 के ऊपर देना पड़ेगा बिकॉज मिनिमम वेजेस ऑफ दैट शेड्यूल इंडस्ट्रीज 9,500। केस स्टडी नंबर 4, 6,000 बेसिक प्लस डीए है और उनका आपको दिख रहा है 6,500 मिनिमम वेजेस है इंडस्ट्री का, 6,000 पगार है, मिनिमम वेजेस 6,500 है, मगर बोनस 7,000 देना पड़ेगा। 7,000 हाँ सर एक छोटा सा इसमें ये स्क्रीन पे एक लिखा हुआ आ रहा है एक नोटिस, उस पर हाइड दबा दीजिए। देखिए आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा ब्लू बटन दिख रहा है, उसके पास में हाइड कर दीजिए उसको सर, वो नहीं तो वैल्यू दिख नहीं रही है। क्या मुझे भी तकलीफ हो रहा है हाइड। हाँ हाइड पे क्लिक करिए, हाइड पे बस। नहीं 1 मिनट। हो गया थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ऋषभ जी। सर मेरे भाइयों और बहनों, सी यार मिनिमम वेजेस जिनका पगार 6,000 लास्ट, लेकिन केस स्टडी नंबर 4 बेसिक प्लस डीए 6,000 है, मिनिमम वेजेस 6,500 है। आपको मुझे मालूम है कि वायलेशन है तो रिस्पेक्ट डिपार्टमेंट विल टेक केयर, उनको बोनस 7,000 के ऊपर देना पड़ेगा। सी माय फर्स्ट लाइन ऊपर, बोनस सैलरी सीलिंग 7,000 बेसिक प्लस और मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम वेज 6,500 मगर हमको बोनस 7,000 के ऊपर देना है। प्लीज रिमेंबर, एक 4 केस स्टडी आपने समझ लिया तो कम से कम 80% बोनस एक्ट आपके मुट्ठी में, आपके पॉकेट में है। दूसरा 21,000 और 30 डेज अटेंडेंस। और अभी और कुछ जानेंगे अभी बोनस एक्ट के बारे में। सभी को मालूम है माय फ्रेंड्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। मिनिमम बोनस 8.33% ऑफ ईयरली सैलरी और वेजेस और 100 रुपए विच एवर इज हायर। अब बोलेंगे यार 100 रुपया क्या, कैसे बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है, वहाँ हाउस कीपिंग वाले भाई आते हैं जस्ट 10 मिनट के लिए टू क्लीन द फ्लोर एंड टॉयलेट, 10 मिनट के लिए।
उनको मैनेजमेंट 500 रुपया पगार देती है। उन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया, फरवरी में 500 रुपया, मार्च में 500, तो 1000 रुपया हुआ। 1000 का 8.33% लेंगे तो 83 रुपीज 30 पैसा होगा। बट एज पर दैट हमें मिनिमम उनको 100 रुपया बोनस देना पड़ेगा। मैक्सिमम 20% ऑफ ईयरली सैलरी वेजेस, वो भी आपको, बहुत लोग मुझे पूछते हैं मेरा पगार 15,000 है तो 15,000 बोनस देना, नहीं, बेसिक प्लस डीए का 12 महीने का टोटल करना है। कोई एब्सेंट होएगा तो कम बोनस अमाउंट हो जाएगा, दैट यू मे बी, और 12 महीने का टोटल करके जो परसेंटेज डिसाइड होगा दैट यू हैव टू गिव द बोनस। Bonus is payable to the employee between 8.33% to 20% as per the availability of the allocable surplus as certified by the chartered accountant of the company or expert accountant of the company. आपका बैलेंस शीट देखिए, बोनस रजिस्टर है, फॉर्म ए एंड बी है, बोनस रजिस्टर फॉर्म ए, फॉर्म बी ए में मेरा स्लाइड आगे आएगा, तो आपके सीए को देना पड़ेगा विद द बैलेंस शीट, और आपकी कंपनी में कोई एक्सपर्ट अकाउंटेंट, तो ही हैज टू फिल अप ऑल द कॉलम्स। देन मैनेजमेंट को रिकमेंड करता है प्रॉफिट के हिसाब से कि आपको इतना परसेंटेज बोनस देना पड़ेगा। द प्रिंसिपल बिहाइंड फिक्सिंग द, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल बिहाइंड फिक्सिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट for payment of the bonus is that the rate of bonus should not fluctuate widely from year to year। तो 8.33 एंड 20% जो बोनस रखा है सरकार ने, कानून बनाया था अभी, उसका है कि एकदम बड़ा जंपिंग नहीं आना चाहिए, इसके लिए उन्हें ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, इसके लिए 8.33 एंड 20% रखा है। इवन द प्रोडक्टिविटी बोनस कैन नॉट बी लेस देन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। प्रोडक्शन में भी मास प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ तो भी कम से कम 8.33, ज्यादा हुआ तो ज्यादा, maximum you can pay the 20% bonus। अभी बोनस कैसा देना चाहिए, नॉट बाय कैश, वो भूल जाओ, अभी सब परिवर्तन आ गया है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस अंडर सेक्शन 11A में लिखा गया है, बोनस शैल बी पेड एंड अकाउंट पेज चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉई और बाय क्रेडिटिंग बोनस अमाउंट इन द बैंक अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय। डायरेक्ट आप क्रेडिट कर सकते हैं, मगर नो कैश प्लीज। नाउ बोनस में से क्या पैसा कटौती, क्या किसकी कटौती करनी चाहिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक डिडक्शंस आर देयर। इफ एम्प्लॉयर हैज पेड एनी अमाउंट ऑफ पूजा बोनस और अदर कस्टमरी बोनस और एडवांस बोनस बिफोर दैट, कोई भी एम्प्लॉयर ने, कोई भी कंपनी ने कोई के पूजा बोनस एडवांस में देते हैं, जस्ट लाइक दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है, तो एडवांस देते, भाई साहब मेरे घर में पूजा है, तो मैनेजमेंट देता है, चलो एडवांस बोनस दे देते हैं। कोई कस्टमरी बोनस, एडवांस बोनस दिया, ऐसा कुछ दिया, तो जब भी फाइनल बोनस देते हैं तो उसके साथ में एडजस्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 17A एंड B। कस्टमरी बोनस और क्या दूसरे भी स्लाइड है, वो अभी आपको बता रहा हूँ। इफ एन एम्प्लॉय इज फाउंड गिल्टी of misconduct causing financial loss to the employer, then employer can deduct such amount from bonus। Suppose कोई एम्प्लॉय ने, कोई वर्कर ने, स्टाफ ने कुछ गिल्टी कर दिया, कुछ मिसकंडक्ट किया और उसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो गई, और दिस हैज टू बी प्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नहीं तो इसका बदला लेने की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर साल में जो भी लॉस किया तो बोनस से वो अमाउंट काट सकते हैं, कम इतना पैसा कम दे सकते हैं, बिकॉज एम्प्लॉय वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट अंडर सेक्शन 18, तो वो आप फाइनल पेमेंट ऑफ बोनस होएगा तभी आप काट सकते हैं। दूसरा मुझे आपको बताना था कि नाउ अपना सीटीसी फंडा है, कॉस्ट टू कंपनी। मेरी डायरी में मैं सीटीसी का डेफिनेशन थोड़ा अलग लिखा है, हटके लिखा है। सीटीसी मीन चीटिंग टू द कैंडिडेट, मैंने ऐसा लिखा है। क्यों? मैनेजमेंट बोलते हैं आपको बोनस चाहिए, एक पॉकेट में निकाल दूसरे पॉकेट, आपको ग्रेचुटी चाहिए, आपको लीव सैलरी चाहिए, प्रोविडेंट फंड चाहिए, ये चाहिए, तो बिकॉज दैट इज अ फिक्स अमाउंट, सो समटाइम्स आई फील दैट उसको बांध दिया है। तो इन दिस केस एम्प्लॉयर्स आर पेइंग मंथली बोनस, इट इज परमिसिबल एज पर द एक्ट। आप मंथली बोनस 12 महीने का बोनस जस्ट प्रिज्यूम करके दे सकते हैं। उसके लिए यू हैव टू मेंटेन, बोनस का रजिस्टर है, फॉर्म नंबर C रजिस्टर आता है, बाउंड रजिस्टर मार्केट में मिलता है, इवन यू कैन मेंटेन ऑनलाइन ऑल्सो। तो आपको 12 महीने की एंट्री करना पड़ेगा एवरी मंथ, फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। 11 महीने का बोनस विल बी ट्रीटेड एज एडवांस बोनस एंड फाइनल बोनस विल बी 12th मंथ। दिसंबर में जो आप बोनस देंगे, कुछ भी कटौती होगी, कुछ भी दिया होगा, दैट विल बी द
final bonus, but you have to make entry every month. Please remember, I have seen बहुत से ऐसे एम्प्लॉयर है एक ही बार हर महीने काटते हैं मगर बोनस रजिस्टर फॉर्म नंबर सी मेंटेन नहीं करते हैं. इट इज नॉट करेक्ट. सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज डू द needful टू comply अंडर द एक्ट. कानून का पालन हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द कस्टमरी बोनस? कस्टमरी बोनस क्या है? वर्षों से जूनी कम चली आती है. मेरे पिताजी से मेरे दादाजी थे, कोई फेस्टिवल आया तो 1500 2000 रुपए चलो सबको बांटो, दो 1500 2000 3000 जो भी डिसाइड करते हो. 25 साल मेरा पिताजी का मेरे दादाजी का कंपनी है, वो चालू है, चली आती है. कस्टमरी एक बोनस है तो वो बोनस में गिना नहीं जाता है. प्लीज रिमेम्बर, वो अपन फाइनल आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते. कोई ऐसा पूजा रखा, कोई जन्माष्टमी के टाइम दिया, कोई होली के टाइम दिया, वो कस्टम के हिसाब से दिया. चलो मेरे दादाजी देते तो मैं चालू रखा है, मेरे पिताजी में चालू रखा तो मैं भी चालू. वो आपका फाइनल बोनस देंगे उसमें काउंट नहीं होगा, वो एडिशनल हो जाएगा और ये कंपलसरी नहीं है. प्लीज रिमेम्बर. और प्रॉफिट के साथ भी इसको कोई संबंध नहीं है. नाउ अटेंडेंस बोनस. मेरे भाइयों, अटेंडेंस बोनस मैंने देखा है मैनेजमेंट क्यों देता है. फैक्ट्री रहती है ना, फैक्ट्री में मैंने देखा है, फैक्ट्री में सपोज कोई दिन छुट्टी होगा, मैं प्रिज्यूम दैट संडे रविवार को छुट्टी है, तो कामगार लोग बहुत मजा किया. तो देन मंडे सोमवार के दिन सुबह कल आज मैं थक गया हूँ, आज आई विल टेक रेस्ट, मुझे आराम करना है. ऐसा एक टेंडेंसी हो जाती है, आज एक दिन छुट्टी मारेंगे कि कुछ भी होगा, चलो आज ही राजा आई एम टेकिंग द ऑफ. तो इसके लिए फैक्ट्री मैनेजमेंट ऐसा करती है कि उनको कामगार भाइयों को बोलती है, कामगारों को बोलती है, आप पूरा महीना काम पे आएंगे विदाउट एक भी एब्सेंट, विदाउट एनी डांडी, आपको 5 दिन का एडिशनल अटेंडेंस बोनस दिया जाएगा. आप पूरा महीना एक भी खड़ा नहीं किया तो 5 दिन का अटेंडेंस बोनस दिया जाएगा. सो अटेंडेंस बोनस इज नॉट पार्ट ऑफ अ बोनस. सो बोनस में गिना नहीं जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी. आपका एक एडिशनल तनख्वाह पगार गिना जाएगा. As attendance bonus which was being paid by the establishment was outside the purview of the Payment of Bonus Act 1965. Workmen of the establishment can claim the bonus payable under the act over and above the attendance bonus. So attendance bonus वो part of salary है, part of bonus नहीं है. Just one sort of temptation है, attraction है, तो ताकि प्रोडक्शन रुके नहीं, कम ना हो. किसी को बोनस नहीं मिलेगा. सब बड़े बड़े कंपनियां देखिए, who are excluded from applicability of the bonus act under section 32. the employee जो कामगार है, कौन सी बड़ी बड़ी देखो नाम है, बड़ा नाम है सब. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इनके कामगारों को, इनके स्टाफ मेंबर को कानून के हिसाब से, जो एक्ट के हिसाब से बोनस नहीं मिलता है. एक्ट में एक्सक्लूजन दिया गया है. भी बोनस कभी देने का टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ द बोनस अंडर सेक्शन 19. बोनस मस्ट बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एज पर द इनकम टैक्स, दैट इज 1 April to 31 March. Hence, bonus must be paid on or before 30th November of the following year. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ करंट ईयर का ही. अपना करंट ईयर का जो बोनस ड्यू है 1 April 2019, रिपीट करता हूँ, 1 April 2019 to 31 March 2020 to 31 March 2022. उसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस बताया गया 8 महीने के अंदर. तो उनका बोनस लास्ट डेट है 30 नवंबर 30 नवंबर 2020. अभी भी समय बाकी है, 30 नवंबर 2020 तक बोनस देना. देयर आर सर्टेन एम्प्लॉयर्स, कोई ऐसी भी कंपनी है जो 1 अप्रैल को भी बोनस देती है. आप 1 अप्रैल के से 30 नवंबर तक कभी भी आप बोनस दे सकते हैं. और आपको और मुझे भी मालूम है अपने भारतवर्ष में कभी बोनस दिया जाता है दुर्गा पूजा, नहीं तो दिवाली फेस्टिवल में. दिवाली के टाइम में कामगारों का खिस्सा जरा गर्म होना चाहिए, तो ड्यूरिंग दिवाली पीरियड और दुर्गा पूजा के टाइम में कामगारों को बोनस दिया जाता है, स्टाफ को बोनस दिया जाता है. और आप देखेंगे 100 साल का आने वाला कैलेंडर और 100 साल का पीछे का कैलेंडर, दिवाली विल ऑलवेज कम बिफोर 30th नवंबर. आप कैलेंडर देख लीजिए,
100 साल पीछे और आगे। तो कानून बनाने वाले इतने होशियार थे कि 30 नवंबर डेट रखा है ताकि कोई डिस्प्यूट ना होए। तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस इज 30 नवंबर ऑफ फॉलोइंग ईयर, प्लीज रिमेंबर दैट। सोच समझ के जो आईएएस ऑफिसर उन्होंने कानून बनाया, बहुत अच्छा कानून बनाया। अभी कोई डिस्प्यूट हो गया, आप कामगार बोलेंगे मुझे 15% चाहिए, मैनेजमेंट पर नहीं 12%, और कुछ डिस्प्यूट हो गया, बाद में सेटलमेंट हो गया, चलो 14%, तो वो डिस्प्यूट सेटल हो गया, तो सेटल होने के बाद 1 महीने के अंदर आपको बोनस देने का है। लास्ट पैरा, इफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस पेंडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी, देन बोनस मस्ट बी पेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड। जब भी आपका सेटलमेंट हुआ तो 1 महीने के अंदर बोनस देना है। सपोज कोई कंपनी ने, कोई एम्प्लॉयर ने बोनस नहीं दिया तो क्या? रेमेडी फॉर रिकवरी ऑफ बोनस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बोनस बाय एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 21। इफ एनी एम्प्लॉयर फेल टू पे बोनस, कोई कंपनी कोई भी कारणवश बोनस नहीं देते तो क्या? इसमें उन्होंने, तो मैंने आपको बताया 30 नवंबर तक बोनस नहीं दिया। अभी करंट पीरियड में देखेंगे 30 नवंबर आने वाली है, सबको 30 नवंबर तक कोई भी का संजोग ऐसे आ गए कि नहीं दे सके उनके जो कामगार एलिजिबल है उनके लिए, तो क्या? इफ बोनस इज ड्यू टू एन एम्प्लॉय अंडर द सेटलमेंट अवार्ड और एग्रीमेंट, देन ही कैन मेक द एप्लीकेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रिकवरी ऑफ द बोनस। पहला कामगार जो स्टाफ है रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट, साहब 30 तारीख हो गया, आप बोनस नहीं दिया, प्लीज दीजिए। मैनेजमेंट बोलेगा हाँ मुझे देना है, हमारे पास पैसा नहीं है, 8-10 दिन का टाइम देंगे। देन कामगार भाई बहन के एसोसिएशन, दे विल फाइल कंप्लेंट विद द लेबर कमिश्नर ऑफिस। भाई 30 नवंबर हो गया, हमें बोनस अभी तक नहीं मिला और वी आर एंटाइटल, हमारा पगार 20-21 से कम है और मैंने 30 दिन से ज्यादा काम किया है। देन लेबर कमिश्नर ऑफिस कंसिलेशन ऑफिसर रहते हैं जो दे वांट टू सेटल, तो कामगारों को बुलाएगा और मैनेजमेंट को बुला के रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप सेटल करो, जो बोनस कानून के हिसाब से आता है आप दे दीजिए और सुलटा लीजिए। मैनेजमेंट वहां भी बोलते हैं मुझे देना है मगर पैसा नहीं है, उनको थोड़ा समय दिया जाता है, तो भी जो नहीं दे सके देन लेबर कमिश्नर ऑफिस वो मैटर लेबर कोर्ट में जाती है। लेबर कोर्ट में भी फिर से अपॉर्चुनिटी दी जाती है मैनेजमेंट को, प्लीज सेटल द डिस्प्यूट, आगे मत बढ़ाओ। मगर कुछ मैनेजमेंट की मजबूरी होती है, क्या भी होती है, ऐसा कुछ भी रीजन आता है तो तभी भी सेटल नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। देन कंपिटेंट अथॉरिटी विल इश्यू सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर, तो बाद में लेबर कोर्ट कलेक्टर को सर्टिफिकेट भेजेगा एंड वो लोग रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू और इसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड असेट भी हो सकता है। हाँ, ये कंप्लेंट कब तक करना चाहिए? मेरा सेकंड पैरा है, द टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी हैज टू बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच बोनस अमाउंट बिकम ड्यू, दैट इज ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अभी आपको बताऊं अपना बोनस का पीरियड, चालू पीरियड ही काउंट करेंगे 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, उसका 1 साल पूरा होगा। बोनस ड्यू मेरा 1 अप्रैल 2020 से हुआ, 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर तक कभी भी दे सकते हैं, मगर 30 नवंबर तक नहीं दिया, मगर 1 year पूरा होगा 1 अप्रैल 2020 का 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 के अंदर कंसर्न एम्प्लॉय जो कामगार है, स्टाफ है, दे हैव टू अप्रोच टू द मैनेजमेंट एंड दे हैव टू फाइल कंप्लेंट टू द लेबर कमिश्नर ऑफिस एंड जस्ट आस्क फॉर द जस्टिस। तो एक साल का जो समय दिया है नवंबर के बाद में, बाकी के 4 महीने का समय दिया है, इसके अंदर दे हैव टू अप्रोच टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेबर कमिश्नर ऑफिस, राइट। कामगारों को बोनस डिस्क्वालिफाइड होगा, बोनस के लिए हकदार नहीं होंगे, हकदार होंगे तो भी नहीं मिलेगा। क्या है? उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया होगा और दिस हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रिसीविंग बोनस अंडर सेक्शन 9, एन एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस इफ ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। उनको डिसमिस किया गया है कामगार को सर्विस से, क्यों? फ्रॉड किया है, कोई रायटस और वायलेंट बिहेवियर किया है इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी,
while on the premises of the establishment or factory. जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ भी ऐसा राइट किया, वायलेंट किया है, थेफ्ट चोरी किया है, मिस एप्रोप्रिएशन, सपोर्टेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, कुछ पैसे के गड़बड़ किए, तो ये सभी में, एंड दिस हैज टू बी प्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी अप्रूव के गया ये व्यक्ति, ये कामगार, ये वर्कर ने कमिट किया है, ऐसा गलती किया है, तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड इट, बट इट हैज टू बी प्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. मैनेजमेंट ऐसा नहीं कहता तूने चोरी किया कल तेरे को बोनस नहीं मिलेगा, नो, दिस हैज टू बी प्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. प्रोडक्टिविटी बोनस, प्रोडक्शन होता है खेती में, बारिश बहुत आता है, कभी नहीं आता है, तो इसमें भी कंडीशन है कि कम से कम 30 दिन काम होना चाहिए और 21,000 से कम पगार होना चाहिए, और 21,000 और से कम, और मिनिमम 8.33, मैक्सिमम 20% तक बोनस होना चाहिए. बोनस पेड ऑन द प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और अंडर अ फॉर्मूला डिफरेंट फ्रॉम दैट अंडर द एक्ट कैन बी अलाउड बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट in respect of the payment of minimum 8.33, maximum 20% bonus. This is very important. Agreement और settlement of the bonus. अभी कभी क्या कोई कंपनी में यूनियन रहते हैं, स्टाफ का यूनियन रहता है, एक्सटर्नल यूनियन रहते हैं, तो उनके लिए क्या है, तो फर्स्ट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. एम्प्लॉइज कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और सेटलमेंट विद देयर एम्प्लॉयर कंपनी फॉर ग्रांटिंग देम bonus under the formula different from that under the act, that is the bonus linked with the production or productivity but subject to the provisions of the act in respect of the payment of minimum and maximum. कोई एम्प्लॉई कंपनी मैनेजमेंट उनके वर्कर के साथ, स्टाफ के साथ एग्रीमेंट करती है, कोई सेटलमेंट करती है, यूजुअली यूनियन के साथ होता है, तो 3 साल का अंडर सेक्शन 2P में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेटलमेंट होता है, 3 साल के टर्म्स कंडीशन लिखे जाते हैं. अभी एक आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज एक साल ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया, तो दे और वर्कर भी हैप्पी है, मैनेजमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं है. मैनेजमेंट में डिसाइड किया हमें 45% बोनस देना है, कितना 45%, 4 और 5 45%, और एम्प्लॉय स्टाफ भी एग्री हो, सर वी आर एग्री, आपको कोई हमारा डिस्प्यूट, तो कैसा बोनस देने का, अपना कानून तो बोलता है 20% देने का, तो इसमें गवर्नमेंट बोलती है कानून से ज्यादा कुछ भी दे सकते हैं, तो इसमें ऐसा अपन सुलझा सकते हैं. 20% विल बी द स्टैट्यूटरी बोनस, कानूनी बोनस रहेगा, बोनस रजिस्टर में एंट्री आएगा 20%, बाकी का बैलेंस 25% यू कैन पे एज एक्स ग्रेशिया पेमेंट. एक्स ग्रेशिया आप कितना भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट इज हैप्पी. कानून से आप ज्यादा देते हैं एम्प्लॉइज को, वर्किंग क्लास को, गवर्नमेंट इज हैप्पी. सो लाइक दैट यू कैन सेटल दिस मैटर. सीजनल वर्कर्स जो माइंस में है, प्लांटेशन में है, वो उनका सीजन में काम करते हैं, उनको भी बोनस मिलता है, खाली उनका कंडीशन है 21,000 और 30 डेज वर्किंग. सेक्शन 8 relates to the eligibility for bonus is that the employees should have worked in an establishment for not less than 30 days in the accounting year. Therefore, if a seasonal worker has worked in an establishment for more than 30 working days, he shall be entitled to get the bonus. जो सीजनल वर्कर उनको भी बोनस मिलेगा. सिर्फ एक साल में 30 दिन काम करना चाहिए और 30 दिन का तनख्वाह मिलना चाहिए, पगार मिलना चाहिए. अभी नई कंपनी, न्यूली सेटअप एस्टैब्लिशमेंट, कोई नई कंपनी आई अंडर सेक्शन 16, उनके लिए कानून ऐसा है, कोई भी नई कंपनी, नई ब्रांच नहीं, नई ऑफिस नहीं, नई कंपनी स्टार्ट हुई, तो उनको फर्स्ट 5 ईयर बोनस एग्जाम्प्टेड है, बोनस माफ है. कंडीशन है कि जो साल में प्रॉफिट किया वो साल बोनस देना पड़ेगा, जिसने नुकसान किया उसमें बोनस नहीं. फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, जस्ट आई विल शो यू माय स्लाइड. 5 साल है, पहले साल प्रॉफिट किया बोनस देना पड़ेगा. सेकंड ईयर लॉस नो बोनस, थर्ड ईयर लॉस नो बोनस, फोर्थ ईयर प्रॉफिट ईयर, 5वें साल नुकसान हुआ नो. आफ्टर 5 ईयर, 5 साल पूरा हो गया, वेदर प्रॉफिट और लॉस, मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा. कोई बोलेगा अभी का समय आप देख रहे हैं कैसा चल रहा है, तो हम लोग बहुत नुकसान है, कंपनी 5 साल से ज्यादा चुनी होगी, तो उनको कम से कम 8.33% बोनस देना पड़ेगा. न्यूली सेटअप एस्टैब्लिशमेंट इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग बोनस टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर द फर्स्ट 5 years. However, employer derives the profit in any of the 5 year, any of the year, 5 साल में जब, then bonus has to be paid for particular year. तो 5 साल में सपोज, और 5 साल में
नुकसान ही है 5 साल, तो बोनस देना जरूरत नहीं, बैलेंस शीट के हिसाब से, ओरली नहीं, मगर 6वें साल से बोनस देना पड़ेगा, प्लीज रिमेंबर दैट। अभी बोनस एक्ट के लिए कौन से रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सेक्शन 26 के अंडर में है, और रजिस्टर इन फॉर्म नंबर, दिस रजिस्टर आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट पूरे देश में, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर भी उसका फॉर्मेट आप ले सकते हैं। एक फॉर्म नंबर है शोइंग द कॉम्पिटिशन ऑफ अलोकेबल सरप्लस, वो कौन बना सकेगा, एक आपकी कंपनी का चार्टर अकाउंटेंट बना सकेगा, और आपकी कंपनी में कोई सीए जितने होशियार, सीए डिग्री नहीं होगा मगर सीए जैसा ही एक्सपर्ट अकाउंटेंट होगा, देन यू कैन फिल अप, बिकॉज ये सब फिगर आपको बैलेंस शीट में देख के भरनी है। तो बोनस रजिस्टर फॉर्म नंबर ए, देन बोनस रजिस्टर इन फॉर्म नंबर बी, वो भी मार्केट में मिलता है साहब जी, showing set on and set off of allocable surplus. This can be also prepared looking at the balance sheet by a chartered accountant of the company or expert accountant of the company. Bonus register in form number C, showing detail about the bonus. ये रजिस्टर मार्केट में मिलता है, इसमें आपका सैलरी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और पेरोल डिपार्टमेंट, दे कैन प्रिपेयर दिस। ये रजिस्टर में वेरियस कॉलम्स है, नेम ऑफ एम्प्लॉई, total days he has worked during the year, how much salary he has earned, any type of deductions, net payment, date of payment of bonus, percentage of bonus, and signature of the bonus. So HR department, salary department, they can prepare this. And annual return. Form number D is annual return to be submitted. श्रम सुविधा पोर्टल है, उसको आपको ऑनलाइन भरना है ऑन और बिफोर 1 फरवरी ऑफ फॉलोइंग, पिछले साल आने वाला साल की 1 फरवरी के पहला आपको ऑनलाइन बोनस से फॉर्म डी भरना है, बिकॉज लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस इज 30 नवंबर, तो भी आपको और भी 2 महीने का टाइम दिया जाता है। तो दिस इज प्लीज रिमेंबर फॉर्म नंबर ए, फॉर्म नंबर बी, फॉर्म नंबर सी एंड फॉर्म नंबर डी। अभी इनका इंस्पेक्शन कौन करता है, आवर्स ऑफ, कई जगह कई राज्यों में गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर ये वेरीफाई करने को आते हैं, उनको पावर दिया गया है। देयर आर सर्टेन स्टेट्स which are given power to shops and establishment inspector, they can come and they can verify about the compliance, कानून का पालन हुआ कि नहीं। तो under section 27 it said that inspectors are appointed by appropriate government by way of an notification in official gazette, में उनका नोटिफिकेशन आता है कि इनको हमने इंस्पेक्शन करने के लिए अपॉइंट किया गया है। The purpose is to ascertain whether the provision of payment of bonus act have been complied or कानून का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कानून का पालन किया गया है, जो कामगार हैं उनको न्याय दिया गया, कुछ भी उसमें मिस्टेक कम नहीं दिया गया, वो वेरीफाई करना है। The inspectors can exercise the following power, इनका ये पावर क्या है, डिमांड इंफॉर्मेशन, बोनस के बारे में they can ask for the information मांग सकते हैं। Examine books of accounts, registers and document as pertain to the bonus act के pertain, they can ask for the books of account, register and document. Make copies of or take extract from any book, register or other document, वो ये सब मांग सकते हैं मैनेजमेंट के पास से, मैं उनके कॉपी दीजिए और इसका एक्सट्रैक्ट दीजिए और बुक दीजिए, रजिस्टर, वो सब दे कैन आस्क जस्ट टू सेटिस्फाई देमसेल्फ कि ये कंपनी ने, ये एम्प्लॉयर ने कानून का पालन किया है। मेंटेन इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट, ये कानून के डॉक्यूमेंट सब मेंटेन किया है, तो एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप जो भी होगा इनके हिसाब से। फ्रेंड्स, कानून का पालन नहीं कर से क्या पनिशमेंट, क्या शिक्षा दी जाती है। सेक्शन 28 बोल रहा है, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंट, कानून का पालन नहीं करता है, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और any rules of fail to comply with any direction given, he would be punished with the imprisonment 6 months or with fine up to 1000 or more। 6 महीना सजा है और 1000 रुपीज फाइन है, और दोनों दिस विल बी एप्लीकेबल टू ईच पार्टनर, ईच डायरेक्टर, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको, इस सबको ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी पूरे जो मैंने आपको जो सिखाया उसकी समरी, शॉर्ट में समरी बता देते हैं। समरी ऑफ द लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 फॉर द मेंबर्स, रेडी रेफरेंस।
एक पेज में पूरा रेडी रेफरेंस आपको बता दूं, हमने जो 1 घंटे में जो स्टडी किया इसके बारे में, जस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट अंडर बोनस एक्ट, every employee who is drawing a salary or wages up to 21,000 basic plus DA per month. Earlier, this limit was 10,000 rupees basic plus DA per month. Now, which has enhanced per month, and who has worked for a minimum period of 30 days in a year is entitled to receive bonus. 10 का 21,000 हो गया. Second, for the purpose of computation of bonus under the act, the wage limit is increased from 3,500 basic plus DA to 7,000. जो 10,000 की जो लिमिट थी तभी 3,500 का बेसिक प्लस डीए का था, जो अभी 21,000 की लिमिट हुई तो 7,000 हुआ, कम से कम 7,000. और minimum wage is applicable to the respective schedule industry employment whichever is more. If an employee is earning salary or wages not exceeding 7,000 basic plus DA per month or minimum wages whichever is higher, he is entitled to get bonus on actual. तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होंगे 5,000, 6,000, 7,000 होगा तो इसके हिसाब से मिलेगा. और कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट का मिनिमम इससे 7,000 से कम पगार देता होगा तो उनको 7,000 तक तनख्वाह के ऊपर बोनस देना पड़ेगा. If an employee is getting a salary or wages exceeding 7,000 basic plus DA per month or minimum wages whichever is higher, 7,000 की उससे ज्यादा मिनिमम वेज होगी, बट नॉट एक्सीडिंग, मगर 21,000 से ज्यादा नहीं पर मंथ, देन बोनस शैल बी कैलकुलेटेड ऑन, बोनस की गिनती होगी 7,000 बेसिक प्लस डी, और जो भी मिनिमम वेजेस होएगा उसके ऊपर पर्टिकुलर ग्रेड, इंडस्ट्री, स्टेट विचएवर इज हायर. सपोज मिनिमम वेज 10,000 तो बोनस 10,000 के ऊपर मिलेगा, प्रोवाइडेड कंसर्न एम्प्लॉय का सैलरी वेजेस बेसिक प्लस डी 21,000 और इससे कम होना चाहिए. फ्रेंड, ये सब पूरा बोनस एक्ट मैंने स्टार्ट से एंड तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बोनस एक्ट मेरी मोनोपोली आइटम है. मैंने बोनस के लेबर में इसके ऊपर 300 से ज्यादा ऐसा गिवन सेमिनार एंड वेबिनार रिसेंटली चालू किया है. सो दिस इज फ्रेंड्स ऑल अबाउट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. आई एम श्योर आप सभी को मैंने मास्टर बना, मेरा एक ही इरादा है कि आई वांट टू मेक यू मास्टर. एकदम सिंपल कानून है, आप मैक्सिमम सभी समझ गए होंगे. आपको कुछ समझ नहीं पड़ा तो आप मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. नाउ सर, आई एम रेडी विद द क्वेश्चंस. ओके, तो सर सबसे पहले तो मतलब बहुत ही मजा आ गया क्योंकि थैंक यू सर. इवन बोनस जैसा आप समझोगे क्लिष्ट टॉपिक है, उसको भी आप इतने मस्त एग्जांपल से समझाते हो. कभी खुशी कभी गम, जुदा ना होंगे हम, तो बड़ा ही मजा आया ये चीज. आई गेस सभी को मजा आया. सबसे पहले तो मैं ऑडियंस से एक बार कमेंट्स में पूछना चाहता हूँ कि भाई समझ आया कि नहीं. आप एक बार कमेंट में मुझे बताएंगे, और वो मैं यहाँ पे आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ. अब ऐसा है, आपके सारे क्वेश्चंस भी लूंगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपने सर की जो बात है वो ध्यान से सुनी है कि नहीं. तो इसके लिए अभी मैं आपसे 7-8 क्वेश्चन पूछूंगा, और ये सारे क्वेश्चन सर के वेबिनार में से ही हैं. आप आंसर 10 सेकंड दूंगा आपको, 5 या 10 सेकंड मिलेंगे, आपको तुरंत आंसर कमेंट पे लिखना है, और उसके बाद सर भी उसका आंसर दे देंगे, तो आप चेक कर सकते हो कि सर आपका आंसर सही है कि नहीं. ठीक है, तो मैं एक मिनट, ये क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे और सर के वेबिनार में से आएंगे. वेदर एम्प्लॉयर इज लायबल, एंडी वो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे दिखा दो. हाँ, वेदर एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे बोनस टू एन एम्प्लॉई हु अर्न्स बेसिक प्लस डीए ₹15,000 पर मंथ. जल्दी आपके आंसर 10 सेकंड आपके शुरू होते हैं, फटाफट से कमेंट में बताइए. वेदर एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे बोनस टू एन एम्प्लॉई हु अर्न्स बेसिक प्लस डीए ₹15,000 पर मंथ. यस या नो? सभी के जवाब आ रहे हैं यस यस यस. सर आप बताएं क्या सही जवाब है. बताएं. रमेश सर आप जवाब बताएं. हाँ सर, हाँ सर. फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है कि अपना, आपको मैंने बताया कि अपना लिमिट है 21,000. तो 21,000 से कम है तो डेफिनेटली जो 15,000 वाले पगार वाले होंगे उनको 100% बोनस मिलेगा एज पर द एक्ट. 7,000 और मिनिमम वेजेस ऑफ द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट. आंसर इज यस. चलो, तो सबने सही जवाब दिया है सर, मतलब आपका बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं.
whether newly set up establishment who have completed 4 years and making losses, then bonus is payable or not. कोई कंपनी है नई बनी है, 4 साल से लॉस ही लॉस आ रहा है, अब उसको बोनस देना है या नहीं? कमेंट में बताइए यस या नो, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर और टू के आगे लिख सकते हैं आप, 2 यस या नो। दीपाली जी ने दिया है नो, संदीप जी ने दिया है नो, बाकी लोगों को भी हाँ नो 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 नो, सबने नो लिखा है। सर सही जवाब क्या है सर? सही बात है, बिकॉज न्यूली सेटअप एस्टेब्लिशमेंट एज पर द एक्ट फर्स्ट 5 years if they are making losses then bonus is not payable. any year प्रॉफिट करेंगे तो बोनस देना पड़ेगा, पर अपने क्वेश्चन में 4 साल नई कंपनियां लॉसेज है तो बोनस इज नॉट पेएबल। और आपने इसमें ऐसा बताया मान लो 3rd ईयर में प्रॉफिट है तो 3rd ईयर का बोनस देना पड़ेगा, हो गया तो नहीं देना है। यस सर, यस सर, परफेक्ट। तो चलिए अभी तक मुझे लगा बहुत अच्छा लोगों ने सुना है। 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, इन दैट केस एक्स ग्रेशिया पेमेंट इज कंपल्सरी। क्या जब बोनस हमारा नॉट एप्लीकेबल है उस समय एक्स ग्रेशिया देना मैंडेटरी है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आप फटाफट से लिखिए और सर बता रहे 5 सेकंड में इसका करेक्ट आंसर आपको। और बाकी आपके भी क्वेश्चन है वो सभी मैं लेने वाला हूं, घबराइए मत। आई एम रेडी। इसका आंसर लिख रहे हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट इज नॉट कंपल्सरी, नॉट सबने नो लिखा है। सर आप बताएं क्या सही आंसर रहेगा? सही जवाब, सी एक्स ग्रेशिया पेमेंट जिनका बेसिक प्लस डीए 21,000 से ज्यादा होगा तो एज पर द एक्ट दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द बोनस, उनको बोनस नहीं मिलेगा। अगर आपके जैसे सब अच्छे एम्प्लॉयर होंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दीपावली के टाइम में उनको कुछ भी एक्स ग्रेशिया पेमेंट देंगे। दैट इज अ विल एंड विश ऑफ द एम्प्लॉयर, इट इज नॉट कंपल्सरी। अभी 2 एम्प्लॉय है, एक ही दिन ज्वाइन हुए हैं, जिनका पगार एक है, किसको मैनेजमेंट 15,000 देगा, किसको 10 भी देगा, तो 10 वाला कभी कुछ डिस्प्यूट कर नहीं सकता है और किधर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ प्यार से दिया है, अगले साल मैं नहीं भी दे सकता हूँ। दैट इज अ प्योरली विल एंड विश ऑफ द एम्प्लॉयर। राइट सर। आपसे जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मुझे? आप मुझे देख पा रहे हैं? या आई कैन, यस सर, आई कैन सी यू सर। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ठीक है, 4th क्वेश्चन पे आते हैं। वेदर अटेंडेंस बोनस इज काउंटेड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। जल्दी से यस या नो लिखिए। अटेंडेंस बोनस हमारे स्टैट्यूटरी बोनस के अंडर काउंट होता है नहीं? यस या नो? जल्दी जल्दी जवाब लिखिए, वेट नहीं कर सकते। तो सभी नो लिख रहे हैं सर, आप बताएं क्या सही जवाब है इसका? सभी का नो है? ऑल आर राइट, आप सभी राइट है। यू ऑल आर राइट फ्रेंड्स, सही बात है। एज मैंने बताया कि अटेंडेंस बोनस एक टेम्पटेशन है, यूजुअली दिस इज हैपनिंग इन द फैक्ट्री टू अवॉइड द लेस एब्सेंटिज्म, तो प्रोडक्शन अच्छा रहे, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। अटेंडेंस एंड बोनस इज नॉट अ बोनस, इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। परफेक्ट सर। अब एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है इसमें कुछ लोग गलत कर सकते हैं। एक एन एम्प्लॉई हु हैज जॉइन्ड ऑन 5th मार्च, एक एम्प्लॉई ने 5 मार्च को ज्वाइन किया है, हिज सैलरी इज ₹8,000 बेसिक प्लस डीए। क्या वो एंटाइटल्ड है बोनस के लिए? जो अकाउंटिंग ईयर होता है हमारा अप्रैल टू मार्च, जो टिपिकल फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन का आप जवाब बताएं, यस या नो? 5वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। नो नो, सभी लोग सर नो लिख रहे हैं इसके ऊपर। आप बताएं इसका क्या सही जवाब रहेगा? सभी ने नो, मेरे जैसा कोई यस वाला है? यस वाला कोई नहीं है सर, नो ही है। ओके, गुड गुड गुड, ऑल आर राइट देन। अभी है इसीलिए नो है। या वेरी गुड, बिकॉज मैंने पर्पसली एक क्वेश्चन पूछा है टू पजल, आप लोग को परेशान करने के लिए, पजल करने के लिए मैंने पूछा है, बिकॉज अपना अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहता है और मिनिमम 30 डेज। फर्स्ट कंडीशन अप्लाइड है, 8,000 ओके है, मगर 30 डेज उनका पगार नहीं मिलेगा, क्यों? 5 तारीख से है, इसके लिए ही दिस जेंटलमैन इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द बोनस दैट पर्टिकुलर ईयर। सो यू ऑल आर राइट। नहीं सर, अब है ना, बीच में आप जब तक अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तब तक काफी यस भी आ गए, मतलब लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं काफी सारे लोग। हाँ भाई, इसके लिए मैंने पर्पसली ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंडर
एम्प्लॉयर के लिए आप एटलीस्ट एक रजिस्टर का जो मेन रजिस्टर है उसका नाम लिख दो, कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए एम्प्लॉयर के लिए, अभी बताया सर ने, एकदम सेमिनार के एंड में बताया, फटाफट उस रजिस्टर का नाम बताएं आप। हाँ सर, फॉर्म लोगों ने जवाब दिया है फॉर्म सी, और किसी ने जवाब दिया है फॉर्म ए, सी ए, इस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। एक आ रहा है फॉर्म, हाँ फॉर्म सी ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया है सर, आप बताएं। सही बात है। एक्चुअली एम्प्लॉयर को फॉर्म सी, दैट इज एचआर डिपार्टमेंट, सैलरी डिपार्टमेंट को मेंटेन करना है, मगर फॉर्म नंबर ए एंड बी भी एम्प्लॉयर को ही मेंटेन करना है, ए एंड बी, बिकॉज जब भी इंस्पेक्टर आएंगे तो एचआर डिपार्टमेंट, सैलरी डिपार्टमेंट के पास ही आएंगे, उनको बोले भाई पहला वही ऐसा पूछते हैं, बोनस रजिस्टर फॉर्म ए बताइए, बोनस फॉर्म बी बताइए, फॉर्म सी बताइए। तो फॉर्म सी इज एचआर डिपार्टमेंट हैज टू मेंशन, ए एंड बी हैज टू मेंटेन बाय एक्सपर्ट अकाउंटेंट ऑफ योर कंपनी और योर चार्टर अकाउंटेंट हु कैन सी, बैलेंस शीट में देख के फिगर भर सकते हैं, बिकॉज ऑल स्टैटिस्टिक्स यू हैव टू राइट। परफेक्ट सर। तो ए बी सी, ए बी सी एकदम सिंपल है, ए बी सी। अब आते हैं, अभी अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये इसी से आंसर आ जाएगा आपका थोड़ा सा। तो वेदर एनुअल रिटर्न हैज टू बी फिल्ड अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इफ यस देन व्हाट इज द फॉर्म नंबर एंड लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द सेम। सिंपल है भाई, लास्ट डेट अगर आपको पता है तो फिर आप इसका आंसर दे पाएंगे। कौन सा आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, अगर करना है तो उसका फॉर्म नंबर क्या है और उसकी लास्ट डेट क्या है, तुरंत बताएं आपके आंसर। सर इसमें आंसर आ नहीं रहे हैं, इसमें लोग वगैरह फंस गए हैं। आएंगे आएंगे आएंगे, थोड़ा ऐसा थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा है। इसमें आंसर आ रहा है फॉर्म नंबर बी फरवरी, एक का आया है फॉर्म नंबर डी 30 दिसंबर, एक का आया है फरवरी फॉर्म डी, एक ने दिया है आंसर 8 मंथ्स। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने फॉर्म डी और फरवरी बोला है, और फॉर्म डी है और फरवरी डेट एग्जैक्ट किसी ने फरवरी मंथ लिखा है बस। चलो, जो फरवरी लिखा है उनको 50% मार्क्स। फॉर्म नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वी हैव टू फाइल ऑनलाइन है, श्रम सुविधा पोर्टल के ऊपर ये फाइल करना है, और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इज 1 फरवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर, पिछला साल 1 फरवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉर्म नंबर डी श्रम सुविधा पोर्टल से फाइल करना है। सर इसमें ये स्टेट और सेंट्रल सारी तरह की कंपनी को श्रम सुविधा पे फाइल करना होता है या स्टेट वाइज भी होता है? या यूजुअली है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उनके श्रम सुविधा ही है, उन्होंने रखा है, और स्टेट का भी श्रम सुविधा पोर्टल से ही फाइल करते हैं। तो दे हैव मेड दैट वन पोर्टल श्रम सुविधा। जी सर, चलिए क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, इफ कंपनी हैज कंप्लीटेड मोर देन 5 इयर्स एंड मेक इट लॉस, देन छठे ईयर में बोनस मिलना चाहिए या नहीं? इसका तो आंसर आएगा सबको आना चाहिए। 5 साल से कंपनी लॉस में, छठे ईयर में भी लॉस में, अब 6th ईयर में लॉस पे कंपनी को बोनस देना होगा या नहीं, मैंडेटरी है या नहीं? फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर सब आपके क्वेश्चंस लेंगे, आप फटाफट से इसका कमेंट में लिखिए। यस एक ने लिखा है, नो एक ने लिखा है यस। हाँ ज्यादातर लोग सर यस लिख रहे हैं, एक दो जनों ने नो लिखा है। So answer is, see, first 5 year this act has given chance to the opportunity to the employer to just get the business settled. आपका business settle हो जाएगा तो any first 5 year, any year if you make the profit, then only you have to pay the bonus, otherwise no. But after 5th year, 5 साल का चाइल्ड हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, तो थोड़ा अपने पैर पे चलेगा, that was a vision. तो after 5th year, 6th year से whether profit or loss, but minimum bonus has to be paid. परफेक्ट सर। ये तो अब क्वेश्चन हो गए, अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं। बट सर एक बात बताऊं मैं, बहुत सही बात, कि आपके सारे स्टूडेंट पास हो गए सर, आपने इतना बढ़िया पढ़ाया, अपने करेक्ट कर दिए। बोनस एक्ट इज माय मोनोपोली आइटम, रियली आई एम टेलिंग यू। ओ सर आज हमको फील भी हो गया। अब कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। एक क्वेश्चन है सर, एक्स जो ऑडियंस के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्स ग्रेशिया के फॉर्म में अगर हम बोनस पे कर रहे हैं तो क्या उस पे पीएफ ईएसआई वगैरह पे करना पड़ेगा या नहीं करेंगे? पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल नहीं है, वो साल में एक ही टाइम दे रहे हैं ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। एवरी मंथ देंगे और 21,000 से कम होएगा तो उसके ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल होएगा, अदरवाइज वंस इन अ ईयर इफ यू आर गिविंग देन नो। ओके सर। एक क्वेश्चन है सर कि अगर किसी स्टेट में मिनिमम वेजेस ही 7,000 से कम हो तो उस केस में बोनस
कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस केस में मैंने बताया, मेरा केस स्टडी में चार नंबर का आइटम था, मैंने बताया 6,000 पगार था, मुझे याद है 6,500 मिनिमम वेजेस है, मगर बोनस कम से कम कैलकुलेशन ऑन 7,000 रुपीज, तो उसमें कैलकुलेशन पर्पज आपको 7,000 देना पड़ेगा, हायर नहीं अमाउंट। तो इसका मतलब अगर उस एम्प्लॉय की बेसिक डीएपी 6,500 है तो भी बोनस 7,000 के हिसाब से पे करना है? तो 7,000 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा सर जी। तो मैं अगर सही समझ पा रहा हूं तो मान लो 20% के हिसाब से बोनस देना है, तो 7,000 इंटू 20% के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, सर स्पेसिफिक में बताऊं तो सपोज उनका पगार 6,500 है, अपने को 7 के कैलकुलेशन इन बिटवीन उनका एब्सेंट होएगा, हाँ, तो प्रोपोर्शनेट दैट विल बी रिड्यूस, और 12 महीने का टोटल करके but that will be proportionate to 7,000 not 6,500। यस परफेक्ट, प्रोपोर्शनेट टू 7,000। ये मुझे लगता है लगभग सारे लोग ये गलत करेंगे। एक और सर आपने जो एक और एग्जांपल बताया था 19,000 वाला कि सारी कंपनी 19,000 पे करेगी, वो भी एक बार आप बता दीजिए क्योंकि उसके रिलेटेड भी लोग कर रहे हैं। क्या श्योर, इसमें क्या हो रहा है कि अपने व्हाट हैपन बैटरी, वन सेकंड, बैटरी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अपना देश में सपोज आई एम गिविंग द एग्जांपल 19,000 रुपीज, 19,000 मैं क्या, मेरा केस स्टडी नंबर 2 था, उसमें मैंने बताया था 19,000 बेसिक प्लस डीए पर मंथ है, मिनिमम वेजेस 10,000 है वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का, तो उसको 10,000 के ऊपर एज पर द कानून में ऐसा लिखेला है कि अप टू 21,000 सैलरी होएगा और 30 दिन अटेंडेंस होएगा तो बोनस के लिए एंटाइटलमेंट है। केस 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इट हैज टू बी पेड, लॉ में लिखा है ऑन 7,000 रुपीज और मिनिमम वेजेस ऑफ द दैट रिस्पेक्टिव शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो जो 19,000 है वो कंपनी का मिनिमम वेजेस 10,000 है, अगर हम लोग उनको 19,000 पगार देते तो बोनस 10,000 के ऊपर है। तो मैंने देखा है साहब जी कि मैक्सिमम कंपनी, मैक्सिमम एम्प्लॉयर, वो लोग 19,000 को बदले, उनको सो मेनी एम्प्लॉयर्स है, सब अच्छे ही है, पर वो समझते नहीं बोनस इसके ऊपर देने का। सो मेनी एम्प्लॉयर्स आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द बोनस एक्ट। सो जस्ट जब भी हम तो मिलते हैं हमारे क्लाइंट को बताते हैं, जो भी मिलते हैं उनको बताते हैं भाई कानून के हिसाब से अगर ज्यादा देते हैं तो आई एम हैप्पी कि वर्किंग क्लास को सपोर्ट मिल रहा है, मगर कानून ये है कि 19,000 के आप देना है तो दे सकते हैं, मगर लॉ ऐसा है कि 10 के ऊपर और 10 मिनिमम जो मिनिमम वेजेस है और शेड्यूल 10 के ऊपर लॉ के हिसाब से देना चाहिए, ऐसा लॉ बता रहे हैं। आई होप सर ये माय फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे भी नहीं पता था, ये आपका लास्ट वेबिनार जब मैंने अटेंड किया तब मुझे पता चला। आई ऑल्सो अज्यूम्ड कि भाई अगर जो उसकी एक्चुअल वेजेस है उससे कम पे तो नहीं दे सकते, मतलब 19 पे देना पड़ेगा, मुझे भी यही लगता था। एक प्रदीप भंडारी का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज को भी लायबल है क्या बोनस के लिए? यस साहब जी, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज को भी बोनस देना पड़ेगा। तो मैं जो भी है अपने कॉन्ट्रैक्टर है, मेरा आपको एडवाइस है कि उनके साथ आप जब भी एग्रीमेंट बनाओ, ओरली कुछ भी नहीं रखो, एग्रीमेंट बनाओ, इसमें आप सब टर्म्स कंडीशन डालो, बोनस है, प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, ग्रेचुइटी है, लीव सैलरी, जो भी आएगा वो लायबिलिटी आप डिसाइड करो, कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रहेगा। बट इन केस सपोज बोनस एज पर द एक्ट तो ऐसे लिया गया, सपोज आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में आएंगे, रजिस्टर अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, देयर आर सर्टन स्टेट वहाँ 10 एम्प्लॉय के ऊपर है, 20 एम्प्लॉय के, सर्टन स्टेट महाराष्ट्र में 50 एम्प्लॉय के, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में नहीं आएंगे तो अलग बात, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बोनस इज एज पर द लॉ एक्सक्लूसिव लायबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, एज पर द एक्ट, एक्सक्लूसिव लायबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो इवन दो लेबर ऑफिसर थोड़ा सिंपैथेटिकली देखते हैं, वो एम्प्लॉयर नहीं दिया तो जाते हैं कि आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास, उसको बोलते हैं, मैं बोला प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोलता नहीं मैं आपका मेरा कुछ नहीं है, देन दे गो टू द लेबर कमिश्नर ऑफिस, फाइल कंप्लेंट। तो लेबर कमिश्नर ऑफिस क्या रिक्वेस्ट करती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, प्लीज आप पे कर दो ना, वो बेचारे कामगार वही रखड़ रहे हैं। तो बाद में व्हेन यू सेटल द फाइनल बिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके ओके सर, अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेरिएबल बोनस और स्टैट्यूटरी बोनस में क्या डिफरेंस है, आप प्लीज डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? सिर्फ वेरिएबल बोनस, एक्चुअली वेरिएबल बोनस तो अभी मैंने देखा है बहुत कंपनी में क्या करते हैं
कि डिपेंड अपॉन परफॉर्मेंस दे आर गिविंग द परफॉर्मेंस बोनस. तो परफॉर्मेंस बोनस में देयर आर सर्टेन कंपनी दे आर गिविंग हाई अमाउंट ऑल्सो. So that is totally different. मगर statutory bonus है, that will be the uniform bonus which is applicable to all the employees. तो variable में they are depending on performance. कोई अच्छा काम किया तो they give the variable bonus. That will be variable actually आप काउंट करेंगे, सबके लिए अलग है, प्रोडक्शन लिंक का है, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा. तो statutory bonus variable I have seen बड़ी बड़ी कंपनी में at the end of the year they give the performance bonus. That is not a part of bonus. That is the additional appreciation है. तो this is a difference. Variable अलग अलग रहेगा, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय का, फेस टू फेस रहेगा, पर्सन टू पर्सन है, डिपेंड अपॉन देयर परफॉर्मेंस. जी सर. अब अगला क्वेश्चन बहुत मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया होगा. ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि अगर किसी एम्प्लॉय की 12,000 सैलरी है तो उसको 12,000 पे 8.33% देना है या 7,000 पे 8.33% देना है. इसका आंसर है वो जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में है उसका, वो गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस क्या है, उसका पगार 12,000 है. सपोज मिनिमम वेजेस 10,000 होएगा, वो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको बोनस 7,000 के पे नहीं, 12 के नहीं, पर 10,000 के ऊपर देना पड़ा. मिनिमम वेजेस ऑफ रिस्पेक्टिव शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ऑन दैट बेसिस दैट कंसर्न एम्प्लॉयर हैज टू पे द बोनस. जी सर. अगला भी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है. ये पूछ रहे हैं, मैं स्क्रीन पे इसको दिखा देता हूँ. हाँ, पूछ रहे हैं कि अगर किसी कंपनी में 21,000 से ज्यादा की सैलरी वाले को भी बोनस दे दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है. जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, होशियार होंगे, तो ऑडिट के टाइम में ही विल मेक द जस्ट उसको बोनस से निकाल के एक्स ग्रेशिया पेमेंट बताएंगे, बोनस में नहीं. बिकॉज आप जो बोनस रजिस्टर फॉर्म नंबर सी में भी उसका एंट्री नहीं आना चाहिए, एज वेल एज आप जो एनुअल रिटर्न बताएंगे बोनस का, उसमें भी उसका एंट्री कानून के हिसाब से नहीं है. प्रॉब्लम कुछ नहीं है. ज्यादा है तो दैट यू प्लीज ट्रीट दिस एज एक्स ग्रेशिया पेमेंट. आप दे सकते हैं पैसा, बट प्लीज ट्रीट दिस एज एक्स ग्रेशिया पेमेंट. ठीक है सर. संदीप जी का क्वेश्चन है कि अगर कोई 3 महीने ही काम किया है तो उसको बोनस कैसे देना है, प्रोपोर्शनेट में देना है, कैसे देना है? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें देखो, जो 3 महीना काम किया है उनका 3 महीने में बेसिक प्लस दिया कितना है उसका टोटल निकालिए. टोटल 3 महीने का टोटल सपोज 20,000 हुआ, 25,000 बाद में 25,000 टोटल हुआ 3 महीने का. बाद में मैनेजमेंट जो परसेंटेज डिसाइड करता है 10%, तो 25,000 का 10%, बिकॉज इसने मोर देन 30 डेज काम किया है और 21,000 से कम पगार होगा, देन इज एंटर 3 महीने का टोटल करने का, और कुछ नहीं, बेसिक प्लस दिएगा और परसेंटेज होएगा, कैन पे दैट. ओके जी सर. अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि मतलब मैं हर महीने बोनस दूं, स्टैट्यूटरी बोनस, तो क्या मैं उस पे पीएफ ईएसआई मुझे देना पड़ेगा? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. सी सर, सपोज आप स्टैट्यूटरी बोनस मंथली दे सकते हैं, मगर आपका इंक्लूडिंग बोनस ग्रॉस सैलरी 21,000 की उससे कम होगी, 21 के उससे कम होगी ग्रॉस सैलरी, तो उसके ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल होगा. ईएसआई विल बी एप्लीकेबल. तो इसके लिए एडवाइस है कि 2 कंपोनेंट में, एक सैलरी में दे दें और सेपरेट बोनस सेपरेट दे, 2 पार्ट में दे. और प्रोविडेंट फंड का भी ऐसा, जो 28 फरवरी 2019 को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बेसिक वेजेस के ऊपर डेफिनेशन आया है, उसमें इफ इट इज कॉमन टू ऑल कंपोनेंट सेम रहेंगे तो देयर आर चांसेस के उसके ऊपर भी आएगा. इफ इट इज सैलरी डिडक्शन इज 15,000 और बिलो होएगा तो, मोर देन 15,000 नो. ओके सर. अगला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर किसी जगह मिनिमम वेजेस 9,000 है और 9,000 को स्प्लिट कर दिया है 6,000 बेसिक और 3,000 एचआरए में, तो इस केस में 9,000 पे बोनस पेएबल होगा कि 6,000 पे? मेरे भाई, मेरे मित्र, पहला तो आप मिनिमम वेजेस एक्ट का वायोलेशन कर रहे हैं. जब भी गवर्नमेंट लेबर ऑफिस विजिट करेगा तो आपको कम से कम डिफरेंस 6 महीने का डिफरेंस बोलने, you have to pay the difference to that concerned employee. You are violating minimum wages act, you are violating bonus act, you are violating gratuity act and provident fund act. Because minimum wages 9,000 है तो आपको you have to pay on the 9,000 only bonus. आप एक बाइफिकेशन किसको कर सकते हैं? सपोज आपका 20,000 पगार है और मिनिमम वेजेस आपका 9,000 है, तो आप 9,000 बता के बाकी का 11,000 है अदर कंपोनेंट में आप बाइफिकेट कर सकते हैं.
और आपको और बता देवे कि कोड ऑन वेजेस आ रहा है, उसमें जो ग्रॉस सैलरी होगा उसका 50% बेसिक बताना पड़ेगा। नया अमेंडमेंट आ रहा है आने वाले, मैं आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग होपिंग विद इन 1 और 2 मंथ्स में आएगा, तो जो भी ग्रॉस 1 लाख होगा तो 50,000 अभी आपको बेसिक बताना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड माय फ्रेंड कि आपने बताया बरोबर है, पर दिस इज अ वायलेशन फर्स्ट ऑफ मिनिमम वेजेस। सपोज मेरे पास आएंगे तो मैं आपके ऊपर 9,000 के ऊपर मैं बोनस लूंगा। नहीं सर, आई वुड लाइक टू हैव वन पॉइंट। तो ये जो मिनिमम वेजेस को स्प्लिट किया जा सकता है बेसिक एचआरए में ना, बिकॉज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, लास्ट हमारे वेबिनार में जो जो केस ये सुप्रीम कोर्ट में जीते थे 2019 में अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो वो खुद एडवोकेट आए थे और उन्होंने बोला कि आप मिनिमम वेजेस को बेसिक और एचआरए में आप स्प्लिट कर सकते हो। तो सो नाउ व्हाट if we can like legally split, फिर क्या इसमें आएगा पॉइंट? सर इसमें जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है, लेबर कमिश्नर ऑफिस, बिकॉज हाँ, दे डायरेक्टली कनेक्ट, दे आर आस्किंग द एम्प्लॉयर, सी यू आर डिप्राइविंग योर एम्प्लॉइज, योर वर्कमैन फॉर द फर्स्ट बोनस। सपोज आप लीव एनकैशमेंट करते हो, सेकंड ग्रेचुटी में, बिकॉज ग्रेचुटी इज पेएबल ऑन बेसिक प्लस, ये बोनस इज पेएबल ऑन बेसिक प्लस, और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। राइट। तो तीनों बाजू वी आर जस्ट अकॉर्डिंग टू मी, मैं हमारे जो क्लाइंट है सबको हम सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम वेजेस आपको देना ही है। मैंने बहुत बड़े बड़े लिमिटेड कंपनी का भी सैलरी शीट देखा है, उन्होंने ऐसा ही फॉर्मूला जो आपने भाई साहब ने बताया ऐसा बताया, बट आई डू नॉट एग्री विद दिस। ओके ओके, तो ये सर 2000, ये सब लोग 2019 से पहले यही था, मतलब हर जगह यही रिकमेंडेशन था, बट प्रोबेबली आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देयर इज सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, एक एयरफ्रेट का कुछ जजमेंट भी है, एयरफ्रेट का जजमेंट भी है, बट आई डू नॉट एग्री, लेबर कमीशन ऑफिस एग्री नहीं कर रही है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्रदीप जी का, वो पूछ रहे हैं कि ये जो बोनस है, ये मेरे ख्याल में ये इजी है, मैं ही बता देता हूँ इसमें कि वो अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड के आधार पर तय होता है कि मिनिमम वेजेस के आधार पर? मिनिमम वेजेस के आधार पर तय होता है, वो मिनिमम वेजेस तय होती है, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है उसके हिसाब से। ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम लोग आंसर कर चुके हैं कि 21,000 का पेमेंट होता है तो एक्स ग्रेशिया दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। अब अगला सर ये सीटीसी वाला क्वेश्चन आ गया जो हर जगह बहुत ज्यादा चलता है, और मेरे ख्याल में आपके पास आपने इसका ऑलरेडी आंसर दिया, आपने बोला सीटीसी मतलब चीटिंग टू कस्टमर या कैंडिडेट। तो ये क्वेश्चन अगला आया है कि भाई बोनस को हम सीटीसी का पार्ट बना सकते हैं या नहीं? हाँ, बना सकते हैं प्रोवाइडेड आपका जो 21 के ब्रैकेट में आता होगा, यू कैन पे मंथली बोनस। मैंने आपको बताया मंथली बोनस आप दे सकते हैं, बट बोनस रजिस्टर फॉर्म नंबर सी में यू हैव टू मेंटेन एवरी मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 11 महीने की 11 एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी। और जो मार्च का बोनस आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल बोनस, जो भी प्लस माइनस होगा वो मार्च का यू कैन पे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। परफेक्ट सर। अगला क्वेश्चन आया है और ये मेरे ख्याल में काफी लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम है। बोलते कि हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, बीओसीडब्ल्यू एक्ट के अंदर आती है, और हमारे पास ज्यादातर एम्प्लॉइज का बैंक अकाउंट नहीं है और वो सब कैश में ही पेमेंट लेते हैं, आ जाते हैं 1-2 दिन में जो भी कैश में पेमेंट ले जाते हैं। तो अब उस केस में हम कैसे बैंक में ट्रांसफर करें उनको? अभी तो अपने प्रधानमंत्री की जो योजना भी निकली थी सबको फ्री में, जीरो बैलेंस में भी अकाउंट बहुत जन ने खुला, करोड़ जो लोगों ने। तो वी ऑलवेज एडवाइज कि इट इज बेटर, बिकॉज क्या है कभी कुछ प्रोविडेंट फंड होएगा और कोई कामगार का कुछ ईएसआई होएगा और कुछ कामगार को कुछ प्रॉब्लम आ गया, इंजरी हुई, तो दैट विल गिव द गुड प्रूफ। और मैं ऐसा समझता हूँ बोनस अमाउंट इज लेस देन 3,000 तो वी कैन पे बाय द कैश, 3,000 से कम होएगा तो ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरफ से हूं, तो क्या मैं मंथली अपने कॉन्ट्रैक्टर से फॉर्म सी लूं या फिर मैं साल के बाद में एक बार से ले लूं? कॉन्ट्रैक्टर मंथली बोनस दे रहा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर मंथली बोनस दे रहा है। हाँ, तो आप लीजिए ना। अच्छा, मुझे ऋषभ जी बहुत एक एडवाइस करनी है सभी को। आप जो एचआर के होंगे, मेरे ऑल ऑफ फ्रेंड मे बी फ्रॉम द एचआर, तो ऑडिट आप लोग जो आपके पास कॉन्ट्रैक्टर है उनका आप एवरी मंथ ऑडिट कैसे करिए। जस्ट जो भी कॉन्ट्रैक्टर
सिक्योरिटी है, हाउसकीपिंग है, दे आर द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, और भी जो भी होंगे, पर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग मोस्टली सभी बड़ी कंपनी में रहते हैं। तो हर मंथ आपका जो HR डिपार्टमेंट, सैलरी डिपार्टमेंट जो है, दोज एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन योर एस्टेब्लिशमेंट, वो कॉन्ट्रैक्टर के, उनका एक्सेल फॉर्मेट में उनका नाम और सैलरी शीट लीजिए, ESI नंबर, PF नंबर सब लीजिए, और एवरी मंथ यू कैन कलेक्ट दैट ESI पेड चलन एंड ESI व्यू हिस्ट्री एंड प्रोविडेंट फंड पेड चलन, प्रोविडेंट फंड ECR जो पेमेंट किया उसका प्रूफ। इफ प्रोफेशनल टैक्स इज एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव स्टेट, PT का चलन लीजिए, और वेर एवर देयर लेबर वेलफेयर फंड है उसका साल में कोई कंट्री में स्टेट में 2 टाइम्स है, कोई 3 टाइम जो भी है, तो उनका आप हर महीने फाइल रखिए। तो जब भी ये डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन होएगा तो आप डायरेक्ट कंसर्न ऑफिसर के सामने फाइल रख देंगे, देन दे विल अंडर, आप तो बहुत होशियार है, तो दे विल नॉट सी इन डिटेल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर ऑडिटर फॉर सो मेनी बिग कंपनी और लेबर लॉ कॉम्प्लायंस ऑडिट। HR सभी लोग ध्यान रखिए आप लोग कि ये सर ने जो बात बहुत जरूरी है, रियली। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, बिगेस्ट डिफॉल्टर इज अ हाउसकीपिंग एंड सिक्योरिटी वाला। आप देखना मैं जो बोलता हूँ, सही बात है मैंने 40 साल का करियर में देखा है। उनके भी मजबूरी होगी, मैं उनके लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, दे में भी एकदम एक चलन 10 जगह वही बताते हैं। सो प्लीज टेक केयर। सर मेरा ये आपसे पहले एक क्वेश्चन है कि 8-10 और क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं लूं, नहीं तो अगर यस सर। ओके, तो सर अगला क्वेश्चन है, ये ऐसे मतलब HR की तरफ से ऐसी दिक्कत आती है, ये पूछ रहे हैं कि एक एम्प्लॉय है जो अप्रैल के बाद एब्सकॉन्ड हो गया, रिजाइन नहीं किया, एब्सकॉन्ड हो गया, तो अब उसको बोनस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। सी, अप्रैल के बाद में तो 1 साल का बोनस उसका ड्यू हो गया है। बट उसका फुल एंड फाइनल बोल रहे हैं कि फुल एंड फाइनल हुआ नहीं है उस बंदे का, वो लेके ही नहीं गया, पहले ही एब्सकॉन्ड हो गया। सी, इसमें वेरी ऑफन वी गेट दिस टाइप ऑफ केसेस, समटाइम दे आर एस्कॉर्डिंग, देयर में बी द रीजन। सभी क्या है, कोई कॉम्पिटिटर के पास ज्वाइन करता है, किसके कोई लैपटॉप लेके जाता है वापस नहीं देता है, ऐसा भी इंसिडेंट्स हमारे पास आए हैं। तो देन दे कंपेयर कि मैं जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगा, दे चेंज देयर ईमेल आईडी। तो इसमें ऐसा है कि प्लीज सेंड व्हाटएवर आपके पास मेल होगा, यू कैन सेंड द मेल इफ दे आर द accessible to the email वर्कर होगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। एंड यू हैव टू सेंड द लेटर टू बाय रजिस्टर्ड टू द लास्ट नोन एड्रेस ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के पास लास्ट नोन एड्रेस होगा वो एम्प्लॉय का, वहां आप रजिस्टर्ड लेटर भेजिए, वे हैव कम एंड कलेक्ट योर व्हाटएवर द सेटल योर ड्यूज। और 15 दिन के बाद दूसरा लेटर रिमाइंडर भेजिए, एंड यू कैन सेंड द थर्ड लेटर, गिव द अपॉर्चुनिटी, प्लीज कम एंड कलेक्ट योर ड्यूज एंड सेटल योर अकाउंट, देन जस्ट वेट। और इसका जो इन केस ही नॉट कलेक्टिंग बोनस एंड ऑल, वी हैव टू वेट फॉर 3 ईयर, 3 साल तक आउटस्टैंडिंग रहेगा। आफ्टर दैट यू हैव टू डिपॉजिट दैट टू वेलफेयर कमिश्नर ऑफिस में, वो पैसा जमा कराना पड़ेगा। ओके जी सर। उसके बाद कुछ मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, दीपाली जी कमेंट कर रही है कि सर से प्लीज रिक्वेस्ट करिए कि कोई एक नेक्स्ट सेशन भी ले। तो इसका संदीप गुप्ता जी लिख रहे हैं कि सर आपकी एक्सपर्टीज का कोई एक और वेबिनार हमारे लिए प्लीज लीजिए। एक और क्वेश्चन, एक और कह रहा है कि सर नेक्स्ट सेशन आप कब कर रहे हैं हमारे साथ, तो पहले इसका आप जवाब दे सर। अभी नेक्स्ट वीक में मेरा सेशन है, दैट इज पेड वेबिनार है, इवन ऑन 25th ऑफ दिस मंथ सितंबर, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में आई विल बी गिविंग मोर देन 300-400-500 चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द कंट्री। तो देयर आई एम गिविंग ESI प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी बोनस के ऊपर 2 आवर सेशन आई एम टेकिंग। बट आपके जैसा मैं बोनस में इतना लंबा लिया, इतना मैं नहीं ले सकूंगा, नहीं तो 4 एक्ट मुझे पूरा करना है, तो दैट आई विल बी। और ये स्पेशली सर को भी बताया, या ऋषभ जी को भी, ये स्पेशली ऋषभ जी के लिए सेशन करना था। मैं और मेरा स्टाफ जिगर छेड़ा करके है, हमने कम से कम कल नहीं अगले दिन रात को 12:30 तक बजे, कल भी 11:30 तक बैठ के आई हैव डन पॉलिश एंड पूरा एकदम अपडेट बनाया, कि ताकि जो भी पार्टिसिपेंट आए वो बोनस में मास्टर होके जावे। क्योंकि मैंने जो आपका लास्ट वेबिनार अटेंड किया था उसके बाद आपने इसमें काफी सारे करेक्शन और काफी चेंज, करेक्शन तो क्या मतलब काफी नई चीजें ऐड करी है इस वेबिनार में। यस। तो सर आपका एक तो वर्क एथिक, मतलब हमको बच्चों को आपसे सीखना पड़ेगा कि कैसे इतना काम। अच्छा, मैं एक ऑन लाइटर नोट सर, मैं क्या ना, आपका आप मुझे नहीं पता आपको किसी ने ये बोला है कि नहीं, बट आपकी फेस एक बहुत ही एक फेमस एक्टर के साथ मिलती है। मैं वो अगर अरुण अभी देख रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए सर। ये
ये मुझे लग रहा है ये हाँ लगे रहो जी। मुन्ना भाई मूवी से है, अगर आपको और किसी ने बोला या नहीं बट पता नहीं नहीं। बोला, नहीं किसी ने बोला नहीं है, आप यू आर द फर्स्ट जेंटलमैन। तो मेरे ख्याल में लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर ऐसे लगे। अब आगे कुछ छोटे छोटे और क्वेश्चन आ रहे हैं सर। एक तो है कि क्या बोनस प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इनके ऊपर लगता है क्या? बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल टू प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड सभी को लगता है, हम्म। प्रोवाइडेड ओके, दे फॉल अंडर द क्राइटेरिया। ठीक है सर। अगेन सिंपल क्वेश्चन, हमारी प्राइवेट कंपनी है, हम डीए नहीं देते तो फिर बोनस कैसे कैलकुलेट करें? नहीं साहब जी, इसमें मैंने बताया कोई कोई कंपनी क्या करती है, डीए साथ में इनबिल्ट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। डीए सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम्म। बेसिक 8,000 है और डीए 3,000 है, तो 11,000 हो गया। तो आप खाली बेसिक 11,000 की से ज्यादा बताएंगे तो कोई भी ऑफिसर आएंगे बताएंगे तो आप बोलो हमारा बेसिक प्लस डीए इनबिल्ट है, दैट इज ऑल्सो परमिसिबल इन द लॉ, बट वो ओके, मिनिमम वेज के अंदर होना चाहिए। जी सर। एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, अगर उसका कॉन्ट्रैक्टर बोनस नहीं दे रहा है तो? अभी तो पहले तो आपका एग्रीमेंट में आप लिखना चाहिए, और जब भी ज्यादा से ज्यादा जो बिल रहता है उसमें से आप थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। ओके, एक ओके, पेमेंट यू कैन एडजस्ट विद द बिल, बिकॉज ओके। एज पर द बोनस इज एक्सक्लूसिव लायबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, और खाली ग्रेच्युटी एंड रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन वो एम्प्लॉयर के ऊपर आ सकती है इफ कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे। लेबर कमिश्नर ऑफिस बोलती है सिंपैथेटिकली कंसीडर एंड सेटल द इश्यू। जी सर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको सर अपन कुछ इस तरह से बता सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं कि ई कॉमर्स के ऊपर बोनस लगता है कि नहीं। तो क्या कोई जैसे जैसे कुछ जगह पे ईएसआई एग्जम्प्टेड है ऑन हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, या इस तरह, एजुकेशन अभी, हाँ क्या हाँ बोनस बोलिए में भी बोलिए। कुछ है क्या ऐसा बोनस में एग्जम्पशन? मैंने आपको बताया ना जो यूटीआई है, यूटीआई एलआईसी जो बताया इंस्टीट्यूशन, खाली उनको नहीं है, बाकी सभी को है, प्राइवेट अच्छा, इंस्टीट्यूशन सभी को तो है। अक्रॉस ऑल ई फैक्ट्रीज, कॉमर्स ऑल्सो, या ई कॉमर्स दे आर डूइंग अ बिजनेस ना, ऑन प्राइवेट है। हम्म, 100%, 100%। ओके, तो देयर आर नो एक्सेप्शंस, जैसे ईएसआई पीएफ में कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, इसमें कोई एक्सेप्शंस है नहीं, इवन ईएसआई कोऑपरेटिव। में खाली, या ईएसआई में खाली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इसमें मैक्सिमम हॉस्पिटल्स को नहीं है, अभी वो भी आ रहा है, अमेंडमेंट आ रहा है, इट इज इन द हाँ, पाइपलाइन। वो भी जैसे राजस्थान में तो लगता है, हमारे यहाँ पे तो शायद अच्छा महाराष्ट्र आपके में नहीं लगता है। हाँ, महाराष्ट्र में, आपके यहाँ राजस्थान में ये दोनों के ऊपर है, हाँ, वो दोनों के एजुकेशन एंड ऊपर दोनों के। ओह वो बहुत भी अच्छा, शायद वेरी 2 साल हो गए, शायद 10 साल हो गए एप्लीकेबल हो गया, जब वेरी जब वो नाइस, सो सेंटर में नाइस, करा तब कर दिया। गुड तो क्या सर, वेरी लोग नाइस। गाली देते हैं हमको। नहीं मैं तो सर, मैं इसका भी आपको रिप्लाई देता हूँ ऋषभ जी, मुझे हाँ, भी बहुत सुनाते हैं, मगर एक पॉइंट बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारे यहाँ पालघर में जब भी ईएसआई चालू हुआ, हॉस्पिटल नहीं थी तो भी चालू हुआ, मैटर हम्म, कोर्ट में गई, सब कुछ हुआ, तो वो लोग बोले कि क्यों लगाया, तो खाली उन्होंने ऐसा ही बताया, कोर्ट ने उनको पूछा कि सपोज कोई एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो आपकी कंपनी उसके परिवार को लाइफ टाइम पेंशन देगी? तो एम्प्लॉय नहीं नहीं, वो कौन देगा लाइफ टाइम? तो ईएसआई में सबसे बड़ा फायदा आप और मैं जानते हैं, रफली 90% ऑफ सैलरी, राइट, 90%, 20,000 पगार होगा, 18,000 उनकी वाइफ और परिवार को हर महीने पेंशन मिलता है, वो बहुत बड़ी बात है। जी सर, जी सर। आई गेस हमने ऑलमोस्ट सारे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सिंपल है। क्या हम क्वार्टरली बोनस देते हैं, दे सकते हैं ईएसआई अवॉइड करने के लिए? हाँ दे सकते हैं, तो ईएसआई नहीं लगेगा, क्वार्टरली देंगे तो ईएसआई नहीं लगेगा, मोर देन 2 मंथ डिले होगा तो बोनस नहीं लगेगा। ओके, तो आई गेस दैट कंक्लूड्स ऑल द क्वेश्चन। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी, आई एम रेडी। नीचे कमेंट पे आप बता देना। सर तो रेडी नहीं है अभी, बट मेरे ख्याल में सबका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। सब बहुत सारी तारीफ तारीफ कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं एक्सीलेंट वेबिनार, लॉट ऑफ लर्निंग टुडे। बाबूजी लिख रहे हैं सेटिस्फाइड विद द सेशन। मतलब अमेजिंग कमेंट सर, अमेजिंग कमेंट। और नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर 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 आपका हम लोग पेड वेबिनार भी आप रखेंगे तो हम वो भी लेना चाहेंगे। तो अगेन आई विल और आस्क ऑल द ऋषभ मेंबर्स, जी, और और ऋषभ अगर जी हम के साथ डिटेल्ड अरेंज करेंगे, अरेंज ऋषभ जी करने की आपके कोशिश साथ अरेंज करेंगे, करेंगे, बिल्कुल, आप 100%। आपके साथ तो अरेंज ये करेंगे। समझो, ये ट्रेलर था सर का। अगर आप चाहते हो कि सर के साथ ऐसा, सर कितना ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स का वेबिनार रहता है आपका, नहीं जो सर, हम लॉन्ग ऐसा ड्यूरेशन वाला करेंगे, है।
मैं मेरा वेबिनार अभी 3 आवर्स का रहता है, आफ्टरनून 2:30 to 5:30, 5:30 का 6 ही होता है, 5 नहीं होता है, 6 ही होता है। तो 2 दिन का रखेंगे तो वी विल कवर दिस। अभी आज ये ले लिया, अभी सेम पार्टिसिपेंट डाला, नहीं तो आप ESI के बारे में बहुत कुछ डिटेल है उनको बता सकते हैं, प्रोविडेंट फंड का भी बहुत कुछ डिटेल बता सकते हैं, देन ग्रेचुइटी के बारे में बता सकते हैं, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन बारे और मैटरनिटी इफ यू वांट टू एक्सक्लूड बोनस, so that we can do together only, वेबिनार साथ में करेंगे। और आज भी मैं जो कुछ है, ऑल क्रेडिट गोज टू माय मम्मी एंड पापा, ऑल मेरे माँ बाप के आशीर्वाद है। आज मैं जो भी कुछ बोला हूँ वो मेरे माता पिता के आशीर्वाद है। तो बस मेरी गुरु दक्षिणा आप बोलना मत, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी गुरु दक्षिणा। प्लीज आपके माता पिता का ख्याल करिए, उनकी आंख में नॉट अ स्मॉल ड्रॉप वाटर आना चाहिए, मुझे वही चाहिए बस। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आज का मेरा दिन सफल गया। थैंक यू सो मच सर। और मेरे ख्याल में सारे अब सब तारीफ ही लिख रहे हैं सर। बाकी जो क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन है, ये मंथली बोनस में पीएस मिलता है कि नहीं, मैं बता दूंगा। सर ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि शायद कुछ लोग लेट जुड़े तो उन्होंने बाद में क्वेश्चन पूछे। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट जॉइन टुडे सर? सर ये नंबर तो अभी मुझे सेशन खत्म होगा उसके बाद ही दिख पाएगा, जब मैं इसको क्लोज करूंगा तब। सर नो प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में 100 प्लस होने चाहिए। ये क्या जूम में तो क्या रियल टाइम दिखते रहता है, ये अभी यूट्यूब का ये लाइव करने के लिए थोड़ा जुगाड़ अभी बना है सॉफ्टवेयर, तो अभी इसमें इतना कमेंट भी स्क्रीन पे नहीं दिखते, तो करना पड़ता है टेक्निकल थोड़ा। दिस इज ऑन द यूट्यूब, दिस इज ऑन द यूट्यूब भी है टोटल यूट्यूब पे अभी यूट्यूब पे लाइव दिख रहा है, ये अभी दिख रहा है, बट अभी फिर उसके बाद सब लोगों को नहीं दिखेगा। हम इसको आगे का पार्ट थोड़ा कट वगैरह करके, क्योंकि शुरू में आपको पता है थोड़ा सा वो हो गया था इसमें इश्यू। तो ये ऑल इज आई गेस ऑल इज डन। अब मैं एक तो सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का आपको सेशन कैसा लगा है, आप हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे भी शेयर करेंगे, तो मैं सर के साथ आपका फीडबैक जरूर लिखूंगा। सेकंड चीज, आप ये भी बताएं कि अगर आप सर के साथ एक डिटेल वेबिनार करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे ग्रुप पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपन उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे। और मैं सर को बोलना चाहता हूँ, सर आपने मतलब आज आपने हमारे इतनी सारी चीजें हमको सिखाई, और जैसा बोलते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। और बहुत रेयर लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो चीजें आगे बढ़ के सिखाते हैं। यू आर वन ऑफ देम एंड वी आर रियली ग्रेटफुल, और पूरी कम्युनिटी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है इसके लिए। नहीं, रियली मैं बोलता हूँ, मेरे माता पिता ने एक पॉइंट तो बोलना भूल गया, मेरे पापा ने मेरे को बोला था, हमारी परिस्थिति ने, वो भी ज्ञान के लिए खर्चा होता था, बुक लाने की थी, मैं नहीं परचेज करो, सीखो, तो बाद में उन्होंने यही बताया, बेटा ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा। जैसे माता पिता ने बोला, बेटा ज्ञान बांटेगा तो तेरा ज्ञान बढ़ेगा। और बिकॉज ऑफ दिस मैंने आज मोर देन 16,000 से ज्यादा लोगों को वेबिनार सेमिनार दिया है, 16,000 से ज्यादा पूरे भारतवर्ष में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसर, और सबको मालूम है, ऑल टॉप आपके अंडर में अपन करेंगे ना साहब अपना लेबर लॉ इसमें ही। बिल्कुल सर, 100%। तो आई गेस दैट कंक्लूड्स एवरीथिंग। LLA के इस वेबिनार में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको मजा आया होगा, और फिर से और किसी वेबिनार में मिलेंगे। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ RL सोनी सर को, और उनके सन एंड डॉटर, आई गेस जिगर एंड पूजा नाम है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस सर, परफेक्टली। हाँ, जिगर। तो वो दोनों भी इस वेबिनार से हमारे साथ एटलीस्ट देख रहे थे, सुन रहे थे, और सर के सेटअप में भी सर की हेल्प कर रहे थे वेबिनार शुरू में, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिगर छेड़ा है, जिगर छेड़ा है, उसने मेरा, हमारे सीनियर, उसने भी बहुत हेल्प किया मुझे। तो जो भी पूरी टीम को तक रात को बैठे, हाँ, सर की पूरी टीम को, सर की फैमिली को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आज के अपने वेबिनार में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वेबिनार में। तब तक के लिए ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।